आपको फ्री दे रहा हूं, है ना। सारा का सारा कंटेंट वो आपको लिए फ्री एकदम मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस बैच को लेकर, तो इस बैच को जब आप कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से दंगल बैच अपना दिखाई दे रहा होगा। 499 इसकी फीस है। आप इस पर बाई नाउ पर जाकर क्लिक करेंगे, तो बाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। आप इस इंटरफेस में जाकर करेंगे प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद आप जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है, उससे आप पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको बैच किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। 499 इसकी फीस है। पहले बार वाले बैच से क्यों अलग है मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट यूपीजीके के टॉप 20 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ में दे रहा हूं। इसमें सारी की सारी जीएस के 5000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन साइंस, सारा का सारा मैंने इसमें हिंदी से लेकर जीएस से लेकर रीजनिंग तक आपको बैच परचेस करते ही तुरंत आपको मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट 3 में आप सभी का स्वागत है, जो आज संडे को हुआ। आइए करते हैं भाई स्टार्ट। देखिए भाई सवाल में क्या करें, यहां ध्यान से देखें 9 है, यहां 19 गुना 16 और बटे में 14 है। 19 गुना 16 बटे में 14 है, तो गुना ही था तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 14 आया। और माइनस है 6 में 3 गया 3, 8 में 1 गया 7, 73। 2 8 16, 2 7 14। अब सारा खेल ये है कि कैलकुलेशन का नहीं है, दिमाग दौड़ाने का। भाई यहां बचा 9 गुना 19 गुना 8 बटे 7 माइनस 73। अब आप ये देखिए 9 में कैसी 1 1 8 है 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आया, और 7 को 3 से करेंगे 7 21 1 आया, तो 8 में से 1 गया 7, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट ऊपर 7 होगा, और वो एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज ईच साइड मेजर 9 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बताना है, क्यूब की हर एक साइड 9 है, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4 9 का वर्ग। अब मुझे पता है कि भाई 9 का वर्ग हुआ 81, ये तो सिंपल ही हो गया 324। कहता है यार 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या 105 है, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। देखो यार पहली 2 संख्याओं का जो औसत है ना वो 80, जो तीसरी संख्या है दैट इज 105। आपको बताना आखिरी 2 का औसत क्या होगा। अगर सभी का एवरेज दे दिया, भाई सभी का पांचों का योग अगर दे दिया तो पांचों का एवरेज भी तो दे दिया, 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 3 15, 5 का 5, यानी सभी का औसत 131 है। तो हमें ये देखना है कि यार 131 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 51 कम है, और 51 कितनों पे 2 पे, तो 102 की कमी। ये कितना कम है भाई, तो 131 से 5 गया 26, तो 26 कम है, तो 102 और 26 128 कम है, तो ये 128 ज्यादा है। अब 128 कितनों पे 2 पे, तो 2 6 12, 2 चौक 8, यानी 64 जाता है। तो 131 में 64 जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 और 3 9, तो आंसर आया मेरे भाई 195। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। दूसरा तरीका ये भी था कि मैं योग करूं और 655 से योग हटा के उस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकता है। देखिए यार कह रहा है कि इसका 14th पद निकालिए, तो भाई फर्स्ट टर्म कितनी है 14, कॉमन डिफरेंस कितना है -4, तो 14th टर्म निकालनी है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n -1, 14 में गया 13, और d की वैल्यू है -4, तो 14 13 चौको 52, तो भैया देखो माइनस में आएगा, 12 में 4 गया 8, 8 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का, तो वही आंसर है डी। कहता है एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, और यह पता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का 2 गुना है, तो धारा की गति ज्ञात करिए। देखिए यार भाई उसकी खुद की जो चाल है वो 22.5 है, तो अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 22.5 जमा वाटर जाएगा, और अपस्ट्रीम जाएगा धारा के विरुद्ध जाएगा तो 22.5 माइनस वाटर जाएगा। कहता है धारा के विपरीत चलने में लिया गया समय धारा के साथ चलने में लिए गए समय का डबल है, यानी यहां उसी डिस्टेंस को अगर 1 घंटे में ट्रेवल करेगा तो यहां उसी डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रेवल करेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब 22.5 जमा डब्लू, तो 22 दूनी 44 45 माइनस 2W। अब ये 2W इधर लाओगे तो आएगा 3W,
और ये घटाओगे तो 22.5, तो यहां से वाटर की स्पीड जो आएगी वो दैट इज 7.5, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता है कंपनी ऑफर्स 3 स्कीम ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक कंपनी लगातार डिस्काउंट की 3 स्कीम देती है, पहली 25-10, दूसरी 20-15 और तीसरी 30-5। अगर ध्यान से देखो तो 25-10 35, 20-15 35 और 30 और 5 35 है। तो कहता है कंपनी के लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, यानी जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा वो ग्राहक के लिए फायदा, और जिसमें डिस्काउंट सबसे कम दिया जाता है वो कंपनी के लिए अच्छी। उसने कहा विच स्कीम इज द बेस्ट फॉर कंपनी, कंपनी के लिए कौन सी अच्छी है। तो देखो यार, एक खास विशेष चीज यहां पे बस ये ध्यान देनी है कि जब इनका सम सीम हो, जोड़ बराबर आ रहा हो सभी का, तो इनका प्रोडक्ट करना होता है। यह आया 250, यह आया 300 और यह आया 150। तो जिसका जोड़ सबसे ज्यादा हो वो तो कंपनी के लिए फायदेमंद, मतलब जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आ रहा हो वो कंपनी के लिए फायदेमंद, कंपनी के लिए फायदेमंद, के लिए फायदेमंद, फायदेमंद। और जिसका जोड़ सबसे कम आ रहा हो, मतलब सॉरी, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम आ रहा हो वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होती है। तो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद 150 और कंपनी के लिए 300। उसने कंपनी का पूछा तो सेकंड वाली ऑप्शन है। कहता के किस मान के लिए समीकरण में अनंत रूप से कोई हल है, सॉरी कई हल है, अनंत रूप से कई हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन करोगे तो a1 अपॉन a2 2/4 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3/k। बस यहीं से कैलकुलेट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो k का मान आया 6। यानी जब भी k का मान हम 6 लेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। देखिए यार, अगर दो लाइनें किसी एक ही पॉइंट पर काट रही तो यूनिक सॉल्यूशन ये रहता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइनें पैरेलल है, यानी पैरेलल हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर किसी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है तो उसे हम कहते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी, यहां हर जगह मिल रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कहीं नहीं मिल रही तो नो सॉल्यूशन, या एक जगह मिल रही है तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कहते हैं 6,70,000 रुपए की राशि को 2% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक ब्याज दर पर 1 साल के लिए निवेश किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखो यार, 2% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल के लिए बात हो रही है, और अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट हो जाएगी 1% पर हाफ ईयर, यानी प्रति अर्धवर्ष। और टाइम हो जाएगा, ये हो गई रेट, और टाइम जो हो गया वो हो गया मेरे बच्चे 2 हाफ ईयर। टाइम हो गया मेरे बच्चे 2 हाफ ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फाइनल रेट बन के आएगी ना, वो आएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। सो योर आंसर वुड बी 2.02, नहीं 2.01%। तो हमें 6,70,000 रुपए का 2.01% ही निकालना है। आपने कहा ठीक है। अब 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीजें तो ये देख सकते हैं कि जीरो आएगी लास्ट में कि नहीं आएगी। तो जवाब बड़ा सिंपल है। कैसे? कि देखो यार, 2 जीरो तो यहाँ डेसिमल से होगी और 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हट गई, तो यानी आंसर के आखिर में जीरो नहीं आएगी। तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। जीरो हटाने के बाद यहां पे 5 नहीं है, ना कोई 5 का फैक्टर बचा, ना यहाँ है, तो मतलब सवाल के आखिर में 5 भी नहीं आएगा। बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। दूसरा मैं यूनिट डिजिट भी लगा के कर सकता हूं। कहता है दीप्तेश एंड तुषार वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। कहता है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए, दीप्तेश और तुषार अलग अलग काम करते हुए किसी काम को किस क्रम से 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भाई एलसीएम आया, 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 चौक 36, 12 3 36। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, पहले दिन दीप्तेश, फिर ये क्या नाम है इसका, तुषार,
तो एक साइकिल पूरा करेंगे तो इसमें 2 दिन लगेंगे और 2 दिन में काम हो जाएगा 4 और 3 7 यूनिट। काम करना कितना है 36। कितने चक्कर लगवाए 5। तो हम कह देंगे जी 5 दूनी 10 दिन में 35 काम हो गया। बारी आएगी अब दीप्तेश की, काम करना है केवल 1 यूनिट। तो 4 दिन में एक काम कर रहे हैं तो एक मतलब पूरा 1 दिन में 4 यूनिट, तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे 1/4 दिन। तो आंसर आ जाएगा 10 सही 1/4 दिन। तो 10 चौक 40 41/4 दिन, ऑप्शन डी। कहता कविता बाइज 2 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज 4 रुपीज दिस। कविता ने 2 सेब और 5 आम 239 रुपए में खरीदे। 2 सेब और 5 आम 239 रुपए में खरीदे। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत इतनी हो जाती। देखिए मेरे भाई, अगर हमने सेब की कीमत ₹1 मानी थी, अब 50% घट गई, तो 50% घटने का मतलब है कि 50% होगी। 50% होना मतलब आधी कीमत रह गई अब। यानी पहले अगर सेब की कीमत ₹1 थी तो अब आधी होगी, मतलब 0.5। तो अगर पहले ए थी तो अब हम लिख सकते हैं 0.5 क्या भाई सेब की कीमत इतनी हो गई। तो भाई कह रहा है कि सेब की कीमत 50% घट गई, मतलब अब एक सेब की कीमत 0.5 है। पहले अगर ए थी तो 0.5 है। तो कह रहा है 2 सेब, तो एक सेब 0.5 की, तो 2 सेब कितने की 2 5 10 यानी ए की। और 4 आम, आम का प्राइस कहता है सेम है, कहता है कीमत 184 रुपए हो जाती। तो कहता है यार 8 सेब और 8 आम की कीमत ज्ञात करें। 8 पूरे में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस एम की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पहली बात तो ये कि जो भी आंसर होगा वो 8 से भाग जाएगा। 41 8 से भाग नहीं जा रहा, इसे हटा देते हैं। अब मुझे देखना है क्या ये 8 से भाग जा रहा, 8 5 40 नहीं जा रहा, 8 5 40 से भी नहीं जा रहा, बचा ये जाता होगा। तो ऑप्शन बी मेरा डायरेक्ट आंसर है। दूसरा मैं थोड़ा सोल्व भी कर लूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। सोल्व करने के लिए मन मन में 2 से इधर भी गुना, 2 चौक 8 करना पड़ेगा और 2 से इधर भी गुना और फिर माइनस कर दो। तो 2 से 2 गया, 5 में से 8 गया, 3 एम बचा। और 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, 368 से 239 घटाएंगे तो 8 में से 9 गया, 18 में 9 गया 9, 5 में 3 गया 2 और 3 में 2 गया 1। तो m की जो वैल्यू आई वो आई 3 चौक 12, 3 3 9। तो m की वैल्यू 43 आई। अब a की वैल्यू और निकालनी है, तो m की वैल्यू ऊपर रख दो, वहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करो, इक्वेशन बना के सोल्व कर दो। कहता है जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करते हैं तो ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 4 2 होता है, तो हम इसे पलटेंगे तो भी 2 4 2 ही रहेगा। और कहता है अंतिम विभाजक जो होता है वो 2 होता है, तो अंतिम विभाजक 2 है तो 2 से यहां गुना करेंगे, जमा 0 करेंगे, 2 दूनी 4 में 0 जोड़ा 4, फिर 4 आता है यहां और ये 2 आता है यहां, तो 4 चौक 16 और 2 18, फिर 18 आएगा यहां, 4 आएगा यहां, 18 दूनी 36 और 4 40। अब उसने पूछा यही होगा 18 40, तो ऑप्शन बी आंसर। देखिए यार सवाल में ये कह रहा है कि एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की आबादी में कितना अंतर है अगर मौजूदा आबादी 1,60,000 है, और कहता है हर साल 25% बढ़ रही है। तो 25% बढ़ रही है तो हम ये कहते हैं कि भाई आज अगर इतनी है तो 1 साल पहले 2 साल पहले और 3 साल पहले भैया हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो भाई हर साल अगर 25% बढ़ रही है तो मुझे ये समझना है यार 25% की फ्रैक्शन 1/4 आई। मतलब अगर यहां जनसंख्या 4 थी तो यहां हो गई 1 बढ़ के 5, फिर 25% बढ़ी तो 4 से फिर 5 हो गई, फिर 25% बढ़ी यहां पे तो फिर 4 से 5 हो गई। तो अगर मैं इसका रेशियो ले दूं तो तरीका ये रहता है कि जो खाली जगह वो भरते चले जाओ। रेशियो का यह 4 यहां 4, तो यह आएगा 64, यह आएगा 80, यह आएगा 100 और यह आएगा 125। मतलब अगर आज जनसंख्या 125 है, तो 125 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,60,000 को।
तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो 3 साल पहले इतनी थी और 2 साल पहले इतनी थी, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, इसका डिफरेंस आया 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। आपने कहा जी बात तो सही है। अब आप कैलकुलेशन भी उड़ा सकते हैं या और तरीके भी सवाल को करने के। कैसे भाई, एक बात बताओ, हम ये बात जानते हैं कि 125 गुना 8 1000 होता है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये 3 जीरो है ना, काट के अलग से लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन स्मूथ रहे। अभी भी बात तो वही, और 125 को इससे काटेंगे तो 8 आएगा। तो पहली बात तो ये कि एक ही जीरो आंसर में आएगी। तो देखो कितनी जीरो है, एक एक जीरो है ये। दूसरी बात, यूनिट डिजिट देखें जीरो के बाद तो 6 8 48 8 आया, 8 6 48 8 आया। तो जीरो के बाद यूनिट डिजिट 8 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, केवल और केवल ऑप्शन बी आंसर। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 3000 रुपए पर 8% की दर से 14 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024 और 15 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमेशा ये होता है कि पहले वाला दिन काउंट करते हैं, दूसरे वाला नहीं करते। तो भाई 2024 4 से भाग जा रहा है, यानी लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। अगर 29 दिन की होगी तो 29 में 14 फरवरी से और 29 फरवरी तक, 14 तारीख से 29 तारीख तक कितने दिन हो गए, तो 29 में 14 गया, 15 और 1 16 दिन, 16 दिन हो गए यहां। अब फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च पूरे 31 दिन लोगे, और 15 अप्रैल को लेने ही जा रहे तो 14 अप्रैल तक का मिलेगा, तो 14 दिन यहां हो गए। तो 16 और 14 30 और 31 61 दिन का ब्याज आपको मिलना है। तो भैया 3000 रुपए पे 8% की रेट से 61 दिन का जो ब्याज है, अब ये 61 दिन है तो इसे साल बनाने के लिए 365 से या 366 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लीप ईयर है। ठीक है, अब ऑप्शन निकटतम पूर्णांक में पूछे हैं तो लगाते हैं दिमाग यार, कैसे करा जाए। आओ देखो दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 से काटेंगे 10, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, 3 दो नीचे, 122 आया। अब मेरे बच्चे 61 एकम 61, 61 दूनी 122, 2 चौक 8, 10 चौक 40, यानी 40 रुपए मेरा आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन बी। कहता है ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया और पूंजी लगाई 8:5 में। कुल लाभ का 35% दान में चला जाता है। यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ ज्ञात करो। देखो यार, हमें ये समझना होगा यहां से कहानी को अच्छे से मन करके कि भाई कहानी ये है कि टोटल प्रॉफिट होगा, यहां टोटल प्रॉफिट होगा। इस टोटल प्रॉफिट में अगर ये टोटल प्रॉफिट जो होगा इसमें से 35% तो दान कर देते हैं, डोनेट कर दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं 35%, और फिर जो बचा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम बांट दे रहे हैं ए और बी में, और जो बांटा जा रहा है उसका अनुपात है 8:5। आपने कहा जी रिपोर्ट तो ओके। तो ए का हिस्सा दे रखा है इतना, तो 8 यूनिट इतना, 7 7 7 0, तो 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो टोटल 8 और 5 13 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। आपने कहा ठीक है, नहीं जो बांटा गया वो प्रॉफिट आ गया, लेकिन टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो एक्चुअल में 35% डोनेट किया, तो 35% की फ्रैक्शन 5 7 35, 7/20 है, यानी टोटल प्रॉफिट 20 है, तो 7 तो डोनेट कर दिया, तो बांटा होगा 13 यूनिट, और ये 13 यूनिट की ही वैल्यू बता रहा है। तो 13 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 20 की वैल्यू कितनी है पूछा, 13 से 13 काटो। अब यार 4 दूनी 8, 4 5 20 आया 5। अब देखो यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें, 5 से नीचे गुना करता हूं 5 से ऊपर, तो नीचे 5 दूनी 10, 10 से 0, अब 25 आ गया, तो जो भी आंसर होगा 25 से भाग जाना चाहिए। 25 से भाग देने का नियम, आखिरी 2 डिजिट यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, केवल ऑप्शन सी जा रहा है। आखिरी 2 डिजिट 25 से तभी भाग जाएगा जब आखिरी में 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00। सवाल ने कहा कि भाई 3 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज 21 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। कह रहा है यार आज की उम्र है इतनी, ठीक है, आज से 3 साल पहले की बात कह रहा है। कह रहा ये फादर और ये सन,
फादर की एज सन की एज के डबल से 21 ज्यादा थी, यानी सन की एज अगर s थी तो फादर की एज होगी s का डबल 2s प्लस 21। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने कहा है कि भाई ये इनकी उम्र की कहानी है। हमने कहा ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बच्चों आज कितनी उम्र है, तो आप कहेंगे आज इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो ये आएगा 2s प्लस 24, और इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो s प्लस 3। मैंने कहा यार ये बात भी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यार अब से कितने साल बाद उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कहता है कितने साल बाद इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। ये हमारा सवाल। मैं एक सिंपल कहानी कह रहा हूं कि क्यों ना हम यहां ऑप्शन से रख के देखें। भाई मैं पहला 15 ले लेता हूं, तो 15 3 18 और 15 दूनी 30 और 34, 18 का डबल नहीं हो रहा, हटाओ। 21 ले रहा हूं, 21 और 3 24। अब यहां देखता हूं कि मैं अगर s की वैल्यू 21 ले रहा हूं तो 21 दूनी 42, 42 और 24, क्या 24 का डबल बन जा रहा है? नहीं। अब मैं ले रहा हूं 23, 23 और 3 26, तो यहां 23 दूनी 46 हो गया, 46 में 24 जोड़ के 26 का डबल नहीं हो रहा है। अब मेरे बच्चे आप डिटेल करना चाहें तो आप मान लें कि भाई ए साल बाद ऐसी कहानी होगी कि ए साल बाद, तो ए साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 2s प्लस 24 जमा ए, और बेटे की उम्र हो जाएगी s प्लस 3 प्लस ए, और कह रहा है बाप की उम्र बेटे की उम्र की डबल हो जाएगी। तो देखो 2s से 2s कट जाएगा, ए की वैल्यू सोल्व करोगे 18 आंसर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो आप ऐसे नहीं भी करना चाहते और आप रखना चाहते हैं वैल्यू, तो कैसे रखें? भाई सिंपल सी बात है, मुझे ये बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि s का डबल तो 2s हो ही जा रहा है, s का डबल तो 2s हो ही जा रहा है ना। अब मैं ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहा हूं कि 3 में जोड़ने पे जो रिजल्ट आए वही 24 में जोड़ने पे जो रिजल्ट आए, इनका रेशियो 2:1 हो जाए, क्योंकि s का तो डबल 2s हो ही रहा है। तो मैं 15 अगर ले लेता हूं तो 15 और 3 18, और 15 और 24 नहीं बनेगा 36, भाई 18 है तो 36 बनना चाहिए। 21 लेते हैं तो 21 और 3 24, अगर यहाँ 24 है तो यहाँ 48 बनना चाहिए, लेकिन 24 में 21 जोड़ेंगे तो 48 नहीं बनेगा, तो गलत है ये भी। 23 ले लेते हैं, 23 और 3 26, और यहां 23 और 24 जोड़ेंगे तो 26 दूनी 52 नहीं बन रहा है, यानी गलत है। अब मैं 18 ले लेता हूं मेरे बच्चे, तो 18 और 3 21, 18 और 3 मेरे बच्चे 21, तो ये वाली वैल्यू बनी 21, और 18 और 24 कितना बना? 42। तो देखो ये 21 का डबल बनी कि नहीं बनी? तो आंसर आ गया 2:1 के रेशियो, माने ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है भाई, दोनों में 21-21 जोड़ा जाए तो रेशियो 5:7 हो जाता है। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं इन संख्याओं को ज्ञात करिए, संख्याएं क्या क्या है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप 14 है ना, 21 है। तो यहां एक में 4 का गैप है, यहां 5 का गैप है, तो गैप सेम बनाने के लिए क्या करें? 5 और 7 का गैप कितना है? 2 से इधर गुना कर दो। 1 और 2 का गैप निकालो कितना है? 1 को इधर गुना करो तो आपको वही रहेगा। तो देखो यार ये 2 था तो ये 5 गैप आया 3 यूनिट, ये 4 था ये 7, तो गैप कितना है? 3 यूनिट, और एक्चुअल में गैप 3 यूनिट नहीं दे रखा है, 21 साल। तो 3 यूनिट मेरे भाई 21 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, है ना। तो 2 यूनिट 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो 14-28 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए यार डीआई का क्वेश्चन है, कहता है कि ये बताना है कि किस वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। तो यहां ये बना रखा है, लेकिन यहां से देखोगे ना, यहां डाटा दिया हुआ है और यहीं से आपको सवाल समझना है। आओ भाई देखो यार, यहां बढ़ा है, यहां घटा है, तो इसको छोड़ दो, यहां बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें वृद्धि चेक करनी थी। तो यहां 2520 से 4201 तो कितनी वृद्धि हुई? तो भाई 1 आया, और 10 में 2 गया 8 आया, और 11 में 5 गया 6 आया, 3 में 2 गया 1, 1681 की वृद्धि। तो 1681 की वृद्धि हुई है भाई 2520 पे। यहां देखें तो 5040 से घटाएंगे तो भाई 0 क्या, 0, 4 में 2 गया 2, 10 में 7 गया 3, और 4 में 3 गया 1320, तो 1320 3320 पे। अब हमें देखना कौन सी वैल्यू ज्यादा है।
आओ मेरे भाई, अब हमें देखना है मेरे बच्चे कौन सी वैल्यू ज्यादा है इसमें, मतलब किसका कौन से रेशियो की वैल्यू बड़ी है। देखो यार सिंप्लीफाई करते हैं, जो हो रहा है 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 33, 4 8 32, 4 9 36, 4 तिये 12 93, अरे 3 से भी जा रहा है, 3 11 33, 3 3 31, तो यह आया मेरे भाई 11/31। अब देखिए यहां देखें तो ये 1681 जो होता है वो 41 का वर्ग होता है, यानी 41 गुना 41 होता है। आपने कहा ठीक है, अब मुझे देखना है क्या 252 41 से कटता है, तो भैया 4 6 24 नहीं जाएगा, है ना, 6 से भी नहीं जाएगा, 252 41 से किसी भी हालत में नहीं कटेगा, तो यानी ये प्राइम नंबर है और ये एज इट इज रह जाना है, तो हमें फिर इतना परेशान होना क्यों है। अब मुझे एक चीज समझाना, अगर ये रेशियो मेरा 11/31 आ चुका है, 11/31 आ चुका है, तो मुझे इनमें देखना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो तरीका क्या होता है, तो आप कहेंगे 31 को इससे गुना करो, 1681 गुना 31, और 11 को इससे गुना करो, 11 गुना 2520। अब देखो इसे 31 से गुना करना है तो 30 जमा 1 कर लो, मन मन में 30 जमा 1 कर दो, 30 से करोगे तो 0, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 3 एकम 3 2 5, और 1 से गुना करोगे तो 1681, तो 1 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो यह आया 52 111, और इसे गुना करोगे तो 0 2 5 बाई 11 दूनी बाई 11 5 55 और 2 57, 11 दूनी 22 और 5 27। तो हमें समझ में आ गया कि यार ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा आ रहा है, यानी ये वाला जो पहले वाला इंक्रीमेंट है ना ये ज्यादा होगा, यानी 93 94 में जो परसेंटेज ग्रोथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो 93 94 में परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, मतलब ऑप्शन डी आंसर। कहता है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए, तो मूलधन बताइए क्या होगा। तो भाई 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो हम कह देंगे यार 20 से 21, 20 से 21, तो हम ये कह देंगे सर 400 से 441 हो गया, तो ब्याज कितना बना 41 यूनिट। अब 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3280 को, तो 400 की वैल्यू कितनी। अब 8 एकम 8, 8 चौक 32, 80, 8000 मेरा कहीं है, 8 चौक 32,000 मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 2:3। कहता है 2 ट्रेन है ए और बी, इनकी लंबाई का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे 2:3। द स्पीड ऑफ ए इज 36 किलोमीटर पर आवर, जबकि ए की जो चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ बी इज 54 किलोमीटर पर आवर। वाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार कर लेते हैं। तो इन हाउ मच टाइम डज ट्रेन बी कंप्लीट क्रॉस ए टनल ऑफ 450 मीटर लॉन्ग। तो कहता है जो बी है ट्रेन वो 450 मीटर लंबी ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी, ये सवाल है। देखो भाई इसकी लेंथ में 2x मान ले रहा हूं, इसकी लेंथ 3x मान ले रहा हूं। हमें ये पता है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2 और 3 5x ना, सॉरी 36 और 54 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है जी, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, तो इस स्पीड से 10 सेकंड में पार करेंगे इतनी दूरी, और ये दूरी होगी 5x के बराबर। अब देखो 5 से तो 5 काटा, 18 5 90, यानी x की जो वैल्यू आई वो आई 50 मीटर। अब हमें ये समझ में आ गया कि इस वाली ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। सवाल में कह रहा है यही ट्रेन बी 450 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। तो भाई 450 मीटर लंबी सुरंग है और 150 मीटर ट्रेन की खुद की लेंथ है, तो जोड़ेंगे तो आएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर लंबाई को कितनी देर में पार करेगी। तो आप करेंगे कि देखिए सर बी की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18, 18 3 54, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना होगा। तो 15 की स्पीड से भाग देंगे तो 15 चौको 60, तो आंसर आया 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड में पार कर देगा।
कह रहा है यार इसके प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो भाई 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और पावर 10 है तो 10 गुना 3 30। 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, अब 7 पावर है तो 2 7 है 14 और 7 की पावर 8। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने तो सीधे पावर को ही जोड़ के आंसर आता है। तो 14 और 8 22, 22 और 30 52। तो मतलब मेरे बच्चे प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 52 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स में एक जोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स में जो पावर है बस उसी को जोड़ देते हैं। कह रहे यार इसका HCF फाइंड आउट करके बताइए। देखिए मेरे बच्चे, HCF फाइंड आउट करने का एक बेसिक तरीका ये है कि डेसिमल में कि सबका डेसिमल इक्वल कर दो। जैसे यहां 0.05 है, इसे लिखो 0.50, इसे लिखो 0.25 और इसे लिखो 1.25। अब आंख बंद करके ना डेसिमल हटा दो सवाल से। आपने दो दो अंकों पे डेसिमल ला दिया। अब आंख बंद करके मेरे बच्चे डेसिमल हटा दो। आपने कहा जी हटा दिया। अब जैसे ही आपने डेसिमल हटाया तो 5, 50, 25, 125 का ले लो एलसीएम ना, HCF ले लो। अच्छा आपको HCF चाहिए था तो मेरे भाई HCF ले लो। तो आप कहेंगे जी 5, 50, 25, 125 में 5 ही कॉमन आ रहा है। अब वहां 2 अंकों की पे डेसिमल लगाया था हमने सारी जगह, तो यहां पे भी 2 ही अंकों पे लगाओ, यानी 0.05। मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहते हैं एक पात्र में 2 द्रव X और Y 5:3 के अनुपात में, जब 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और कंटेनर को तरल Y से भर दिया जाता है तो कहता है X और Y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर X था? हम इसे मिश्रण से उड़ाते हैं कैसे? भाई ये बताओ, शुरुआत में जो बर्तन था उसमें XY का रेशियो 5:3 था। हमने उससे 8 लीटर मात्रा निकाल ली, तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग मात्रा बची उसमें भी तो XY का रेशियो 5:3 ही रहा होगा, यानी Y की वैल्यू 3/8 रही होगी। आपने कहा ठीक है। अब जो 8 लीटर मात्रा निकाली उतने ही 8 लीटर से आपने इसे रिप्लेस किया। रिप्लेस किससे किया? Y मिश्रण से। तो हमने रिप्लेस किया पूरे कंप्लीट Y से, तो Y तो 100% रहा होगा, यानी 1/1। अब कहता है रेशियो हो गया 2:3, तो Y का हिस्सा हो गया 3/5। 3/5 क्या किया जाए भाई? तो यहां 5 है, यहां 8 है, 40 से इधर भी गुना, 40 से इधर भी गुना, 40 से यहां पे भी गुना। 8 5 40, 5 3 15, 40 आया। 5 8 40, 8 3 24 आया। 40 में 24 गया 16 आया और 40 में 15 गया 9 आया। तो आंसर आया 16:9। आपने कहा जी ठीक है। अब ये देखना कि भाई रिमेनिंग 16 है और रिप्लेस जो किया है वो 9 से किया, तो इनिशियल मिश्रण कितना होगा? 25 यूनिट। तो इनिशियल मिश्रण है 25 यूनिट और उस 25 यूनिट में एक्चुअल में x की मात्रा निकालनी थी, तो x जो है वो 5/8 है, यानी इतना बार। ये होगा मेरा यूनिट में आंसर। जबकि मुझे पता है 9 यूनिट 8 लीटर को रिप्रेजेंट कर रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/9। 8/9। तो भाई 8 से 8 काट दिया तो आंसर आएगा 125/9। अब /9 एक ही ऑप्शन में आ रखा है, तो डी ही मेरा राइट आंसर। देखिए भाई हमें जोड़ना है। जब हमें जोड़ना है तो 3 तो सारे ही ऑप्शन में है, तो 3 का तो सीन ही नहीं है, ये 2 पकड़ना है। अब देखिए यहां 123 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 122/990 और 12 से 0 घटाएंगे 12 ही रह जाएगा 990। तो जोड़ेंगे ना तो 122 और 12 आ गया मेरे बच्चे 134। तो 134/990 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर आएगा। देखिए भाई पावर शॉर्ट्स इंडिसेस में हम सबका बेस 11/10 लेते हैं या 10/11। अच्छा यहां 10/11 है तो मैं यहां पे भी 10/11 करूंगा तो ये -7 आ जाएगा। यहां 10/11 है ही, यहां 10/11 करूंगा तो -9 आ जाएगा। तो यहां जो बेस होगा वो 10/11, तो यहां -7 -9 16 और 10 तो -6 आया। और यहां 10/11 की जो वैल्यू आई वो 3m + 79। तो 3m + 17 की जो मान है वो है -6। तो 3m का जो मान होगा वो 17 में से 6 जोड़े घटाएंगे, 17 6 23 आया माइनस का। तो m की जो वैल्यू आई वो आई -23/3। 23/3 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर।
कहते हैं यार ये 8 अंकों की संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो पी का मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखो यार, बेसिक तरीका जानते हैं ना आप, क्या होता है कि जो कट रहा है काटते चले जाओ। 5 और 1 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 से हो रहा है, 8 और 8 16, 16 को 15 3 से भाग देंगे 15, 1 बचा। तो यानी 1 जमा पी ऐसा होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। तो पी का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 3 5 5 3 8 हो सकता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पी भी तो एक डिजिट है ना, 0 से 9 में ही हो सकता है। और 1 में जोड़ के 3 से भागो तो मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, यानी ऑप्शन बी। भाई ऐसे समझो, पी का मान जो भी रखोगे वो ऐसा होना चाहिए, अंक हो 0 से 9 तक, तो 1 में जोड़ के जो रिजल्ट आए वो 3 से भागो, यानी 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, ऐसा नंबर हो। अब मैं एक में 2 जोड़ा 3 आया, एक में 5 जोड़ा 6 आया, एक में 8 जोड़ा 9 आया, एक में 11 जोड़ा, लेकिन पी तो 11 हो ही नहीं सकता ना, पी तो अंक है, तो आंसर बी। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है पानी की छवि यानी कि जल प्रतिबिंब। अब भाई एक बात समझेगा, जब भाई हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे इसका, तो ये आकृति जब नीचे की तरफ आएगी तो डेफिनेटली ये वाली जो आकृति है वो यहाँ दिखाई देगी, यस और नो? ये वाली जो आकृति है वो यहाँ दिखाई देगी या नहीं देगी? बिल्कुल देगी सर। लेकिन ना तो ये यहाँ पर है, ना तो ये यहाँ पर है, और ना तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये जो दिखाई दे रही है वो केवल एक ही ऑप्शन में दे रही है, हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और ये ना आकृति वाले प्रश्नों में सबसे ज्यादा होता है, एलिमिनेशन वहां पर हम सबसे ज्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये कह रहा है ट्रैक, TRACK, ट्रैक। ट्रैक को लिख दीजिए MECTV, और आपसे बोल रहा है पॉन्ड, POND। अब यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, क्रॉस में देखना, तो यहां पर +2 हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी क्रॉस में +2 हो रहा है। तो हम +2 करते हैं तो ये F हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, और ये आपका R हो जाएगा। तो FPQR इसका आंसर हो जाएगा, और FPQR जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि मिस्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ तो उस वर्ष आराध्या का जन्म किस दिन हुआ, ये बताना है। यानी कि हमें ये बताया गया कि 27 अप्रैल का जो दिन है वो थर्सडे है, वो क्या है, वो थर्सडे है, और हमें जो पूछा गया है वो 20 अक्टूबर का पूछा गया है कि दिन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम रेफरेंस डेट वाले प्रश्न कहते हैं, और हम जानते हैं सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम अप्रैल के दिन, फिर मई के दिन, फिर जून के, फिर जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, और अक्टूबर के। अक्टूबर की जो तारीख दी गई है वही ले लेते हैं, जैसे 20 तारीख दी गई है। मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। अब बात आई अप्रैल की, तो अप्रैल में जो बचे हुए दिन, जैसे अप्रैल 30 दिनों की होती है और 27 तारीख दी गई है, तो बचे हुए दिन हो गए 3, तो इनको जोड़ लीजिए। तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो यहाँ 6 हो गया। तो उसके बाद देखिए 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 और 2 17, तो यहाँ पर 17 हो गया, यानी कि 176। अब हम 176 को भाग करेंगे किससे, 7 से। एक बार टोटल फिल कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल करने में कई बार बाय मिस्टेक हो जाती है। भाई 27 अप्रैल का दिन दिया गया था, 30 - 27 यानी कि 3 दिन बचे, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31 की, सितंबर 30 की, अक्टूबर की 20 तारीख दी गई है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, 3 और 1 4, 4 4 1 5, 5 1 6, 6 आ गया, 3 3 9, 3 12, 9 3 12, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15, 15 2 17, बिल्कुल ठीक है। 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, यानी कि 3 शेष बचा, 6 उतारा, 7 पंजे 35, तो आपका जो शेष बचा वो 1 बचा, और ये जो 1 आपका शेष बचा है वो आप जोड़ दीजिए जो दिन यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर जो दिन दिया गया था, रेफरेंस डेट दी गई थी, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो आपका जो दिन है वो फ्राइडे हो जाएगा। यानी कि 20 अक्टूबर को जब वो आराध्या अपना जन्मदिन मना रही थी तो वो दिन था शुक्रवार का। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा ही है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कह रहा है कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई ले लीजिए। माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस की जगह प्लस ले लेंगे, है ही नहीं। मल्टीप्लाई का डिवाइड है,
तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले लीजिए और डिवाइड का माइनस है तो माइनस ले लीजिए। तो 12/6 यानी कि 2 माइनस 5 चौका 20 और 2 में 20 गए तो -18 आता है आंसर इसका बी ऑप्शन। कितना हो गया? बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया -18। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं। तो ए और बी के मध्य कितने लड़के हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये बी हो गया। कह रहा है कि ए पंक्ति में पहला लड़का है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। आगे पढ़ लीजिएगा कि सी के पश्चात 12 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम। अब जब कम से कम की बात कह रहा है तो सी को इसके आगे लेके जाऊंगा तो अधिकतम लड़के बनेंगे। इसके पीछे लाओ 1 2 3 यानी कि सी यहां लाओ, क्योंकि यही तो कह रहा है बी तथा सी के मध्य में सी 3 लड़के हैं तो हो गए 1 2 3 और सी के पश्चात 12 हैं तो 1 2 3 4 यहां तक हो गए, तो यानी कि बचे हुए 8 यहां तक हो गए। इसके बाद जो है वो 8 है। टोटल कितने हो गए? 2 और 6 8 और 8 16। तो इस पंक्ति में न्यूनतम पूछे गए थे तो न्यूनतम कितने हो गए? 16 हो गए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना था। फॉर्मूला लगाते तो इसमें और टाइम टेकिंग हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। आपको बताने यहाँ क्या आएगा? आप देख लो अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज के लिए प्लेस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। पी से आर +2, आर से टी +2, अगर टी में +2 करते हो तो वी होगा। एन से क्यू +3, क्यू से टी +3, टी पे +3 करते हो डब्ल्यू होगा। आर से वी +4, अब यहां पर +4 करते हो तो डी होगा। तो आपका आंसर हो गया वी डब्ल्यू डी, और वी डब्ल्यू डी यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ए नहीं होगा। तो अगर आपने ए टिक किया था तो गलत कर दिया था। कह रहा है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा? आदमी ने, कि वह मेरी दादी, यानी कि वह इस आदमी की बात हो रही है। कह रहा है वह मेरी दादी यानी कि पिता की मां, दादी, वह मेरी दादी की इकलौती संतान। अब इकलौती संतान तो यही हो गए के पति। अब यहां पर यानी कि एक बात समझना कि ये जो है ना वो लड़की है, ये दादी नहीं नानी वाली चीज में लेके जा रहा है, ठीक है, कि वह मेरे मतलब क्योंकि दादी नानी एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, हम जानते हैं इस बात को। तो दादी और नानी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक ही होती है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये आदमी है और इसके माता पिता यहां आएंगे, उनकी माँ, इनको कह रहा है ये कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान के पति। अब ये देखिए दादी की इकलौती संतान, अगर तो लिखता इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्री। अगर इकलौता पुत्र लिखता तो कोई इसकी पुत्री हो सकती थी, अगर इकलौती पुत्री लिखता तो उसका कोई पुत्र हो सकता था। लेकिन जब उसने कह दिया इकलौती संतान यानी कि और कोई है ही नहीं, एक ही बालक है ना, के पति। अब के पति यानी कि इसके पति के इकलौते बेटे, यानी कि ये आदमी जो है वो इसका इकलौता बेटा है, की बहन यानी कि ये लड़की की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी है, ये हो गई। तो आदमी का उस लड़की से, तो ये लड़की इसको क्या बुलाएगी? ये लड़की इसको बुलाएगी मामा, इसको लड़की बुलाएगी मामा। मामा मतलब अंकल, अंकल मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। ये इसको पिता बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी क्योंकि बहन की लड़की है ना, इस आदमी की बहन की, इकलौते बेटे की बहन की, तो इस आदमी की बहन की लड़की है, तो ये इसको पिता नहीं बुलाएगी। बहन की लड़की है तो मामा बुलाएगी, ठीक है, बहन की लड़की है तो मामा बुलाएगी। कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस तरीके से है, तो ये जो है वो इस तरीके से आएगा और ये लाइन तो ऐसे आएगी क्योंकि एक डार्क है और एक डार्क है। अब यहां पर डार्क वाला आएगा, इस तरफ वाला आएगा। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर एक बहुत ही जो गहन बात है वो ये है कि इधर दोनों व्हाइट कलर के हैं और ये ग्रे कलर का है। ये समथिंग लाइक ग्रे है और समथिंग लाइक ग्रे इसमें है, यहां पर व्हाइट है, तो ग्रे यानी कि डी ऑप्शन में है। ग्रे जो है वो डी ऑप्शन में, ठीक है, तो ग्रे जो है वो आपका डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अब यहां पर मैंने आपको तरीका बताया है कंपेयर करने का, मतलब ये देखिए एच और एम के बीच में 5 का अंतर है, ओ और के बीच में 4 का है। एच और एच के बीच में तो कोई अंतर ही नहीं है, एच और एल के बीच में 4 का अंतर है, ओ और के बीच में भी 4 का अंतर है, एच जे और एन के बीच में 4 का अंतर है, यहां भी 4 का अंतर है। तो यहां पर इस वैल्यू को रख करके देख लीजिए, मतलब यहां पर जो है वो आप एल एन आई रख दीजिए और यहां पर जो है वो आप के एम एच रख दीजिए। तो एल से एच यानी कि -4 हो गया, एल से एच -4 हो गया, एन से जे भी -4 हो गया और आई से ई भी -4 हो गया, क्यू से ओ से
K-4 हो गया, Q से M-4 हो गया और L से H-4 हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। जब तक कंपेयर करना नहीं सीखोगे, जब तक अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद नहीं होंगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करते रहेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्लास में जुड़िए, है ना। मैंने दंगल बैच में, मैंने जो यूपी कांस्टेबल का फाउंडेशन बैच है उसमें, दोनों में ये टॉपिक करा दिया बहुत बेहतर तरीके से। अगर आपने नहीं करा है वहां से जाके कर लीजिए। कह रहे यदि संख्या 3, 6, 1, 7, 8, 4, 5 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो विषम अंक में 1 जोड़ दीजिए। 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, है ना, और 6 हो गया। तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो 4 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। तो कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा होगा? तो बाईं ओर से दूसरा अंक होगा 4। यहां पूछा गया है बाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा, तो भैया बाईं ओर से दूसरा अंक होगा 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है P तथा Q भाई हैं। कह रहा है P तथा Q जो है वो भाई हैं। कह रहा है P S का पिता है, तो P जो है वो S का पिता है। Q R का एकमात्र पुत्र है, Q जो है वो R का एकमात्र पुत्र है तथा U से विवाहित है। Q R का एकमात्र पुत्र है तथा U से विवाहित है, तो U R जो है Q R का एकमात्र पुत्र है तथा U से विवाहित है, तो Q जो है वो U से विवाहित है, तो U हो गई महिला, U S से, तो S U को क्या बुलाएगी? पापा के भाई की पत्नी। पापा के भाई की पत्नी तो आंटी लग रही है, गड़बड़ है क्या उस चीज में? एक मिनट रुकना जरा। कह रहा है P एंड Q R ब्रदर, तो P एंड Q R ब्रदर, ये हो गए दोनों भाई। कह रहा है P इज फादर ऑफ S, P जो है वो S का पिता है। R इज ओनली सन ऑफ Q, R जो है वो Q का एकमात्र पुत्र है। ये कह रहा है वो R इज ओनली सन ऑफ Q एंड इज मैरिड टू U, तो ये R जो है वो U से शादी कर रहा है। सॉरी, ये कह रहा है R Q का एकमात्र पुत्र है तथा U से विवाहित है, तथा आप जानते हो मैंने लिखा भी था, और शब्द है ना, तथा शब्द ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये पहले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? पहले व्यक्ति के लिए, है ना। जो शब्द, जिसके शब्द ये इस्तेमाल होते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, ये लिखवाया हुआ है मैंने आपको क्लास में। तो यहाँ पर तथा शब्द पहले के लिए इस्तेमाल होगा, तो R का विवाह U से हुआ है। अब U S से, तो वो इसको क्या बुलाएगा? भाई की पत्नी। भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ होती है, चाहे वो कजन ब्रदर की हो या वो रियल ब्रदर की हो, रहेंगी तो वो सिस्टर इन लॉ ही। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर कह रहा है कि जो नहीं बनाया जा सकता, जैसे हैरिंगबोन में बाइनर है, तो BINER बन जाएगा, नन NONE बन जाएगा, बेन BA नहीं है। अगर आप देखोगे ए नहीं है इसमें, हैरिंगबोन शब्द में ए नहीं है, तो बेन जो शब्द है वो नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। बेन शब्द जो है वो नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। कह रहा दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 ही विषय पढ़ाते हैं, है ना। तो केवल 2 विषय, अब केवल 2 विषय की बात कर रहा है, तो ये हो गए 12, ये हो गए 5 और ये हो गए 6। ये है जो केवल 2 विषय पढ़ाते हैं, 12, 6, 18, 18 और 5, 23। इसका जो परम सत्य आंसर हो गया वो 23 हो गया, मतलब कि बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कितना हो गया? बी ऑप्शन हो गया, 23 हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है 24 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात आप सब जानते हैं क्या, कि डाइस का एक नियम तो है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तो वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होता है। और डाइस का दूसरा नियम है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। अब जैसे इसको 2 बार फेंका गया और इसमें 2 सतह आपकी समान है, इधर भी 25, इधर भी 25, इधर भी 22 और इधर भी 22, तो इसके विपरीत यानी कि 21 के विपरीत कितना होगा? 24 होगा। 21 के विपरीत कितना होगा? 24 होगा। 24 के विपरीत पूछा गया है, तो 24 के विपरीत कितना आ गया? 21 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 2 सतह समान है और 2 सतह समान होती है, बची हुई सतह एक दूसरे के सीधे सीधे विपरीत हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है 74 लड़कियों की पंक्ति में, यानी कि टोटल की वैल्यू दे दी गई 74। श्वेता बाएं से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। तो यानी कि अब ये समझ लीजिए, ये 27वें स्थान पर है और पलक इसके दाएं 7वें स्थान पर है। तो यानी कि जो पलक है वो बाएं से हो जाएगी 27 और 7 34वें स्थान पर, और पलक का दाएं से स्थान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। टी की वैल्यू दी गई है 74, एल दिया गया है 34 प्लस आर माइनस वन। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 74 माइनस 33, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी बी ऑप्शन 41। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो बी ऑप्शन 41 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बी ऑप्शन 41 जो है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति किया जा सके। बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। अब यहां पर अगर हम पैटर्न देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्यू के बाद एस है हर जगह। तो जहां पर क्यू दिया है वहां एस लगा दो, जहां क्यू दिया है वहां एस लगा दो, ठीक है। और के बाद पी है, तो के बाद अगर पी है तो यहां पर भी पी लगाओ। और के जो है वो एल के बाद है, क्योंकि यहां पर एल आएगा तो यहां के आएगा, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में के दिख रहा है तो के आ गया। फिर यहां पर फिर पी दे रहा है तो पी दे रहा है। ये कह रहा है एल के पी पी क्यू एस, ये पैटर्न दे रहा है ना, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू पुट करी वो करी के पी एल पी क्यू एल पी एस के पी, हमने जो वैल्यू पुट करी वो ये करी। अब ये वैल्यू देख लीजिए किस ऑप्शन में जो है वो सेट हो रही है। तो कह रहा है कि के पी एल पी क्यू एल पी एस के पी एल पी क्यू एस नहीं, तो ए ऑप्शन में सेट हो रही है, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ इसका आंसर जल्दी से। हाँ जी, तो ये था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। अच्छा, हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा इसका डायग्राम, यानी कि एक के अंदर एक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी जो ऑप्शन है वो यहां पर बनेगा, सी जो ऑप्शन है वो यहां पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। तो यानी कि पी इधर आएगा, यहां आ रहा है ये नहीं होगा, यहां देखिए एल आएगा तो ये आ रहा है, यहां नहीं आ रहा ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ के आ रहा है, ठीक है, के बाद जे आएगा तो यहां जे नहीं आ रहा, यानी कि ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहली आकृति है। पहली आकृति को धारण किया हुआ है ए ऑप्शन ने, पहली आकृति को धारण किया हुआ है ए ऑप्शन ने, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। अगला करो, नेक्स्ट है, कह रहा है P3 क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है, P5 क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P7 क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है, P9 क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो आपको बताना है J3L। अब J3L मतलब P3 क्यू, तो P क्यू की पुत्री है, तो J जो है वो L की पुत्री हो जाएगी। J क्या हो जाएगी, L की पुत्री। L 9 9 कहां है, 9 ये रहा। P9 क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, L जो है वो बहन हो जाएगी N की। N3O, तो अगेन N जो है वो पुत्री हो जाएगी O की। O5K, 5 कहां है यहाँ, P क्यू का पिता है, तो O जो है वो पिता हो जाएगा किसका, K का। कह रहा है J K से, तो K जो है वो J को क्या बुलाएगा, बहन की बेटी। बहन की बेटी हो जाती है बेटा भांजी, बहन की बेटी जो है वो हो जाती है भांजी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज नीस यानी कि भांजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है, देखते हैं भाई, बनाते हैं। एक महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, मान लीजिए इधर से चली, कितना चली, 150 मीटर चली, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, 180 मीटर चलती है, इधर चली 180 चली, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, यानी कि यहां से इधर चली, कितना चली, 70 चली, 70 मीटर चली,
फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 180 मीटर चलती है, यानी कि वो इस पॉइंट पर आ गई वापस से। कह रहा है वे अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है, तो इधर की तरफ है, यानी कि एक तो देखो वो पूर्व में है। अब बात करते हैं दूरी की, टोटल 150 थी, 70 ये चला गया, तो बची कितनी 80 मीटर। तो 80 मीटर पूर्व इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 80 मीटर पूर्व इसका आंसर हो गया। तो वह प्रारंभिक स्थिति से जो अभी उसकी अभी की स्थिति है, मतलब मूल स्थिति से अंतिम स्थिति जो है वो 80 मीटर पूर्व की ओर है। ठीक है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थिति कौन सी आएगी, तो कह रहा है 1, 3, 10, 41, क्वेश्चन मार्क, 1, 2, 3, 7। अब देखो यहां पर देख करके एक चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी, वो क्या कि ये हो तो मल्टीप्लाई ही रही है, ये इसके 4 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये लगभग 2 गुना होगा। 2 ही कम 2 + 1, 3 तिया 9 + 1, 10 चौक 40 + 1, तो यहां पर 5 गुना हो जाएगा। +1 कर देंगे, 4 पंजे 5 ही कम 5 और 1 6, 4 पंजे 20, 206 हो गया। अब ये इसका 6 गुना करके एक जोड़ेगा, देखो 6 6 36 और 1 37, 37 का 7 कैरी 3, 6 0 0 यानी कि 3, 6 दूनी 12। तो बिल्कुल सही है, 206 इसका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। 206 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहा है कि ABCDEF एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 3, 3, 6 और एक 7 लोग हैं। तो हम एक गोलाकार मेज बना लेते हैं और उसमें 7 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है, बना दिया और बैठा दिया। अब आप देखते हैं, कह रहा है कि ए के दाईं ओर से गिने जाने पर ए और डी के बीच 2 लोग बैठते हैं। तो ए अगर यहां पर है, इसके दाईं ओर से गिने जाने पर ए और डी के बीच 2 लोग बैठते हैं। कह रहा है डी और जी के बीच 2 लोग बैठते हैं, तो डी और जी के बीच भी 2 लोग बैठते हैं, ये आ गया। ए और सी के बीच 3 लोग बैठते हैं। अब 1 2 3 इधर से तो बैठेंगे नहीं, 1 2 3 इधर से सी आ जाएगा यहां पर। एफ ई के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो एफ जो है वो ई के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो ये ई एफ हो गया। बचा कौन? बी, तो बी यहां आ गया। कह रहा है जी के बाईं ओर से गिने जाने पर जी और सी के बीच कितने लोग हैं, तो इसके बीच में केवल एक ही लोग है जिसका नाम बी है। इसके बीच में केवल एक ही लोग है जिसका नाम बी है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा है कि यहां पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उनके आधार पर क्वेश्चन है कि 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, कह रहा है जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रहेगा वही बनेगा। ये हो सकता है कि एक्सेप्शनल व्यक्ति रहे हो, जैसे हमारे देश के लिए हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी, है ना, तो राष्ट्रपिता वो बने। कैसे बने राष्ट्रपिता? वो इसीलिए तो बने क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आंदोलन किए, बहुत लड़ाइयां लड़ी, है ना। ऐसे ही हो सकता है मिहिर कलाल कोई व्यक्ति हो। कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, बिल्कुल भी नहीं, योग्यता तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें दोनों गलत है, यानी कि इसका डी होगा। तो इफ नाइदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रॉन्ग। अब ये डी को देखिए बी ऑप्शन में लाया गया है। यहां सबसे बड़ी बात है कि आंसर ऑप्शन बी टिक करना है, जिसने नहीं किया वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये देखिए अगला कि यहां पर क्या कह रहा है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न पर बताना है क्या होगा। अब देखिए यहां से एक नीचे खिसका है, अब यानी कि एक नीचे और खिसकेगा, ये इस जगह होगा। अब ये तो यहां पर आया है, तो ये वाली 3 चीजें होंगी जिसमें कि ये सबसे ऊपर होगा, ये यहां पर होगा, और ये वाली जो लहरा दो वाली जो आकृति है ना वो यहां होगी। अब आप देख लीजिए ये यहां पर ये कहां से आ गया, ये तो चौथी आकृति में आएगा, ये तो नहीं होगा, यहां तो है ही नहीं। यहां पर ये ऑलरेडी यहां है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सी आकृति, और सी आकृति को धारण किया है ऑप्शन सी ने। सी आकृति को धारण किया था ऑप्शन सी ने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास, MADRAS, मद्रास को लिख दीजिए OWNHEQ, OWNHEQ, और आपसे पूछ रहा है कि आप संडे को क्या लिखेंगे। आपसे कह रहा है कि आप संडे को क्या लिखेंगे। अब आप यहां देखिए तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ M से Q इज +4, A से E इज +4 और D से H इज +4। यहां पर इस शुरुआत के 3 अक्षरों में तो 4 जोड़ रहा है। ये बहुत यूनिक वे ऑफ क्वेश्चन था, सोचने का तरीका। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर ये -4 कर रहा है, शुरुआत के 3 में +4 और आखिरी के 3 में -4, तो ये जो होगा वो -4 करके बनेगा, यानी कि यहां पर आएगा U, ये होगा -4 करेगा यानी कि W, ये होगा -4 करेगा यानी कि Z, ये होगा +4 करेगा यानी कि R, ये होगा +4 करेगा यानी कि Y, और ये होगा +4 करेगा यानी कि W। तो UZW RYW,
तो आपका आंसर बनेगा UZWRYW यानी कि ऑप्शन डी। कितना बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, UZWRYW, तो डी ऑप्शन आंसर बनेगा। कह रहा है 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। अब यहां पर पैटर्न कैसा दिखेगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ पलटना है, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, यहां आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तीसरी आकृति में आ रहा है, और तीसरी आकृति को धारण किया हुआ है ए ऑप्शन ने। ये ध्यान से देखिएगा कि ये ट्राइंगल का फेस इधर होगा और इसका नीचे होगा, इसका ऊपर है इसलिए गलत है, इसका इधर है इसलिए गलत है, इसका तो ये नीचे है पर ये इधर है तो ये भी गलत है। तो यहां पर जो बना है वो आपका बना है ऑप्शन नंबर 3, यहां जो बना है वो बना है ऑप्शन नंबर 3, वो आकृति नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। आकृति 3 है, ऑप्शन ए है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है एग्जाम में। कह रहा है इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 1 और 2 में संख्यांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में दी गई समस्त जानकारी को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों निष्कर्षों पर विचार करें, निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का समुचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है कि एबीसी इंजीनियर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा। कैन, कैन का मतलब होता है कि वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके अलावा और लोग तो करेंगे ही, लेकिन वो भी कर सकते हैं, वो ये कहता है। ठीक है, वो ये कहता है कि वो भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कैन ऑल्सो अप्लाई, कैन ऑल्सो पर मैंने कहा फोकस करिएगा। कह रहा है एबीसी कंपनी में वर्तमान में रिक्त पदों के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं। मैंने कहा ना, भी शब्द लिखा है, इसका मतलब और लोग भी आवेदन कर सकते हैं, उसमें साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। मतलब मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं भी आवेदन कर सकता हूं, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पढ़ लेते हैं। कह रहा मनु जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है एबीसी कंपनी में के पद के लिए आवेदन कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं, तो कर सकता है। कह रहा है इस पद के लिए केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर साफ बोल रहा है कि एक कंपनी में वर्तमान में रिक्त पदों के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेंगे, तो केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं कह रहा है, यानी कि ये गलत है, तो दूसरा वाला जो है वो गलत है। तो इसका केवल पहला वाला सही है, केवल पहला वाला सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, केवल 1 अनुसरण करता है। ठीक है, और ए को दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन सी में, ये देखो ये बड़ी गड़बड़ है, यहां ए इसको दे रहा है ऑप्शन सी में। ये नया गेम चालू हुआ था यूपीएससी 2021 में, इसीलिए दे रहा हूं। कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, तो यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भरती है, तो भैया एक बात बताओ, ऐसे ही तो हो रहा है, 1 मिनट में दोगुनी, हर मिनट में दोगुनी, तो जब वो आधी भरी होगी तो वो 59 मिनट में होगी, तभी तो 60 मिनट में वो दोगुनी हो गई। तो यानी कि 59 मिनट इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 59 मिनट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, 59 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आकृति के अंदर वर्गों में पूछा जाए तो देखिए क्या इसके अंदर जो खांचे दिए हैं उनमें वैल्यू इक्वल है या उनमें वैल्यू अलग अलग है। अगर तो इक्वल आ रहे, रो और कॉलम बराबर है, तो इनका डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, आंसर हो जाता है 5। और अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम इन दोनों तरफ की मैक्सिमम वैल्यू पकड़ते हैं, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 करते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8 करते हैं, ऐसे हो जाता है। तो जैसे कि यहां पर हो भी यही रहा है, अब देखोगे इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 15 तो ये हो गए प्लस आप अगर इस आकृति को ऑब्जर्व करते हो, ये वाली आकृति, अगर आप इस आकृति को ऑब्जर्व करते हो तो 1 2 3 1 2, तो ये जो मैंने बनाया यानी कि ये 8 यहां हो गए। ठीक है, और इसके बाद इसमें कुछ बचे हैं, एक ये बचा है, दूसरा ये बचा है, 2 ये हो गए, तो 8 और 10 और 15 25 इसके अंदर हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 25 हो गए। 26 मत दे देना टिक करके, क्योंकि ये 2 ही एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब गिन दिए गए, है ना। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, सॉरी, एक ये वाला भी है यार, 26 ही होगा, 26 ही होगा। इसका जो आंसर है वो 26 ही होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, 26 होगा भाई, क्योंकि एक ये वाला भी तो रह गया, इसको तो देखा ही नहीं हमने, ध्यान नहीं दिया इस पे, ये भी है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 26 होगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है,
कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और भिन्नता हो सकती है, बताएंगे, आंसर करेंगे। कह रहा है कि नो पर्स इज क्लॉथ, कोई पर्स जो है वो कपड़ा नहीं है, यानी कि नो पर्स इज क्लॉथ, कोई भी पर्स जो है वो क्या नहीं है, वो कपड़ा नहीं है। कह रहा है ऑल पर्स आर लेदर, सभी जो पर्स हैं वो क्या है, वो लेदर है, सभी जो पर्स हैं वो क्या है, वो लेदर है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है नो लेदर इज क्लॉथ, बेटा लेदर का कुछ हिस्सा है जो क्लॉथ नहीं है, सारा का सारा ना होना ये तो गलत है। सम लेदर्स आर क्लॉथ, ये भी गलत है, लेकिन यहां पर देखना क्या इधर और लग जाएगा। सम लेदर आर पर्सेस, बिल्कुल लेदर का कुछ हिस्सा पर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये सही होगा। अब देखो दूसरा वाला तो अनुसरण कर रहा है डेफिनेटली, क्या पहले और तीसरे में आइदर और लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आइदर का ऑप्शन ही नहीं दिया है ना इन्होंने, आइदर का ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, आइदर का ऑप्शन ही नहीं दिया है, आइदर का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो केवल तीसरा अनुसरण करेगा, यही ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आइदर दिया गया होता तो इसका आंसर होता आइदर 1 and 2 फॉलो एंड 3 फॉलो। ठीक है, तो यहां जो बना वो बी ऑप्शन इसका आंसर बना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, थकान, रात, दिन, नींद, काम। अब देखिए सबसे पहले दिन निकलता है, दिन में हम काम पर जाते हैं, काम पर जाते हैं तो हमें थकान होती है। अब ये दो ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब होता क्या है कि काम पे जाने के बाद थकान होती है, लेकिन उसे हम नींद नहीं कहेंगे, है ना। ऐसे तो तुम सो के उठते होगे ना, तब भी तुम्हें नींद आएगी, तुम खाना खा रहे होगे तब भी नींद आएगी। जो नींद वाला प्रोसेस है वो उस समय नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है कि जब रात होगी, है ना, जब रात होगी तब नींद आएगी। तो रात में नींद आनी चाहिए, ये करेक्ट प्रोसेस है। अगर आपको हर समय नींद आ रही है तो इसका मतलब शरीर में कमजोरी है, वो प्रोसेस नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बनेगा, ना कि बी। बस इतना अंतर रखिएगा। यहां देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है और के पी अपोजिट है। तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा और वी का अपोजिट ई हो जाएगा। इसका आंसर हो गया जी एफ ई। कितना हो गया, जी एफ ई आंसर बन गया। कितना आंसर बन गया, जी एफ ई जो है वो इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदर का संबंध चाइल्ड से, तो माँ का संबंध बच्चे से है, तो बादल का किससे होगा, बारिश से होगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, बादल बारिश को जन्म देता है, तो यहां पर क्या होगा, बारिश हो जाएगा। दिए गए सवालों में से इसमें बताइए विकल्प में कौन अलग है। बहन, भतीजा, बेटी, बुआ। बहन, बेटी और बुआ तीनों लड़की है, तीनों क्या है, महिला है, लेकिन भतीजा जो है वो पुरुष है। तो यहां जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन, कि भतीजा हो गया पुरुष। भतीजा क्या हो गया, भतीजा हो गया पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, इनमें बताओ कौन अलग है। बहुत सिंपल है भाई, आई से पी +7, एम से जी -6, एल से एस +7, पी से जे -6, सी से जे +7, जी से बी -5 और एफ से एम प्लस का कितना 7 और जे से डी -6। तो यहां सी ऑप्शन अलग है क्योंकि इसमें -5 हुआ, बाकी सब में 6 हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है कि कम का कोड चाहिए। अब कम देखो दोनों लाइनों में आ रहा है, कम देखो दोनों लाइनों में आ रहा है, ड्रीम कम ट्रू और कम ऑन टाइम। यहां पर देखो दोनों लाइनों में एमपी नहीं दिख रहा, टीबी नहीं दिख रहा, के ओ दिख रहा है, यहां पर भी के ओ है, यहां पर भी के ओ है। तो कम का जो कोड है वो कितना हो गया, वो के ओ हो गया। कम का जो कोड है वो कितना हो गया, वो के ओ हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन बना। ठीक है, ये क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ था, मैंने इसीलिए डाल दिया है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और याद रखिएगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे जो बहुत डिफिकल्ट लगे, तो हमेशा बस एक ही चीज करनी है कि बड़ी संख्याओं पर ध्यान देना है। अगर आप बड़ी संख्या पर ध्यान दोगे आंसर बन जाएगा। ये इसका 6 गुना हो रहा है, देखो 6 18 का 8 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25। और इसमें जब आप 36 जोड़ोगे तो 2574 बन रहा है, यानी कि यहां पर 6 का स्क्वायर जुड़ रहा था, ऐसे ही हो रहा था बस। ये यहां पर इंटू 5 था प्लस 5 का स्क्वायर था, यहां पर इंटू 4 था प्लस 4 का स्क्वायर था, यहां इंटू 3 था प्लस 3 का स्क्वायर था। तो एक्चुअल में जो हमें निकालना था वो इंटू 7 + 7 का स्क्वायर निकालना था, इंटू 7 + 7 का स्क्वायर निकालना था। ठीक है, अब यहां आंसर करो कितना हो गया, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2 हो गया, 7 7 49 और 2 51 का 1 कैरी 5 हो गया,
7 पंजे 35 और 5 40 का 0 कैरी 4 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, प्लस 49 कर दिया तो 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2 और 4 6 हो गया, यहाँ 0 8 1 तो 18067 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया? 18067 इसका आंसर बन गया, मतलब कि सी ऑप्शन आंसर बन गया इसका। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग जल्दी से, क्या कह रहा है बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि u d प्लस वी, a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, u प्लस v का मतलब क्या हो गया, u v की माँ हो जाएगी, u जो है वो v की माँ हो जाएगी, v डिवाइड w, a डिवाइड b का अर्थ है a b का पिता है, तो v जो है वो क्या हो जाएगा, w का पिता हो जाएगा, w माइनस वाई, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो w जो है वो y का भाई हो जाएगा, और y इंटू जेड, a इंटू बी का अर्थ है a b की पत्नी है, तो y जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी, z की। यही कह रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि u प्लस बी, a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, तो u जो है वो v की माँ है, v डिवाइड w, a b का पिता है तो v w का पिता है, w माइनस वाई, a b का भाई है तो ये इसका भाई है, y इंटू जेड, a इंटू बी का अर्थ है a b की पत्नी है तो y z की पत्नी है। कह रहा है u z से, तो z जो है वो u को क्या कहकर बुलाएगा, z जो है वो u को क्या कहकर बुलाएगा बताइए। तो ये कह रहा है पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ क्या हो गई, पत्नी के पिता की माँ, मतलब कि बी ऑप्शन, पत्नी के पिता की माँ यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है, एक और सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। कह रहा है सम वाइल्ड एनिमल्स आर कार्निवोरस, कुछ जंगली मांसाहारी हैं। कह रहा है वाइल्ड एनिमल जो है वो क्या है, वो कार्निवोरस है। ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर लॉइन, सभी जो वाइल्ड एनिमल है वो क्या है, वो लॉइन है। अब आप कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल कार्निवोरस आर लॉइन, सभी कार्निवोरस लॉइन है, नहीं कुछ है, कुछ शेर मांसाहारी हैं, सम लॉइन्स आर कार्निवोरस, हाँ जी यहां जुड़ गए तो ये ठीक है, यानी कि दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कितना होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है, बनाओ फटाफट से। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो एक तो नेशन बन जाएगा, राशन बन जाएगा, इंफ्रा बन जाएगा, मैटर नहीं बनेगा। कारण क्या है मैटर ना बनने का, क्योंकि इसमें ई आ रहा है, तो मैटर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो 40 का जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि 9, 5, 6, 10.5, 23, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, अगर हम यहां देखें और इसकी 0.5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 0.5 जोड़ दें, ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें, इसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6 कम 6 और 6 का आधा 3, 6 3 9, 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो 10.5, यानी कि इसकी गुणा हो गई 2 से, प्लस 2 हो गया, तो इसकी गुणा कर दीजिए 2.5 से और 2.5 जोड़ देंगे इसमें। अब अगर 2.5 से गुणा करनी होती है तो मैंने आपको तरीका सिखा रखा है, सबसे पहले 2 से गुणा करिए, अगर इसका दुगना होगा 46 और फिर इसका आधा कर दीजिए, 23 का आधा कितना हो गया 11.5 हो गया, तो 0.5 ये हो गया, 6 1 7 4 1 5, प्लस इसमें 2.5 जोड़ दीजिए तो हो गया 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6, तो यहाँ पर जो बन गया वो 60 बन गया, यहाँ पर जो बन गया वो 60 बन गया, मतलब कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि आंखों का संबंध स्माइल से है, तो नहीं, लिप्स का संबंध स्माइल से है, होठों से मुस्कान होती है, तो आंखों में इनमें से क्या होगा, काला नहीं, 2 यानी कि नहीं, चश्मा नहीं, झपकी है ना। जिस तरह हम स्माइल करते हैं ऐसी तरह आंखों की हम झपकियां लेते हैं ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला देखो, ई से के मतलब हो गया +6, एच से एन बी +6 और जे से पी बी +6, यहाँ +6 करते हो तो 1906 25 पर y बन गया, b बन गया और d बन गया, y b d केवल एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। कितना हो गया, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है,
एक कोडेड भाषा में फेयर को इस तरीके से लिखा जाए, FAIR को लिखा जाए 3716। फिर क्या रहा है एरिड, ARID को लिखा जाए 3169। और यहां पर डी का कोड चाहिए, तो डी ये रहा, तो AIR कैंसिल, AIR कैंसिल, 3 से 3 गया, 6 से 6 गया, 1 से 1 गया, डी का क्या हो गया 9 हो गया। तो डी का जो कोड है वो कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। डी का जो कोड हो गया वो 9 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद है तो ये आसानी है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए क्यू से वो -2 फिर -2, अब -2 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा आई। ठीक है, 11 में 2 गए 9 बचे ना, फिर -2 यहां -2 कर देंगे एल, फिर यहां पर भी -2 चल रहा है, यहां -2 कर देंगे एन, तो क्या हो गया ILN आंसर हो गया। कितना हो गया ILN, यानी कि डी ऑप्शन, ILN यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है हीरोइज्म को ऐसे लिखें, तो H का S अपोजिट है, E का V अपोजिट है, I का R अपोजिट है, O का L अपोजिट है, I का R अपोजिट है, S का H अपोजिट है और M का N अपोजिट है। तो A का अपोजिट होगा Z, L का अपोजिट होगा लव O और P का अपोजिट होगा K की P के। तो आपका आंसर हो गया ZOK, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कितना हो गया डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे ध्यान से। कह रहा है कि हिमांशु बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना जा रहा है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर करता है। फिर बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर जाना है, तो यानी कि इधर जाना है। तो एक मिनट को गड़बड़ हो गई क्या, कह रहा है कि हिमांशु बिंदु ए से, ए ये था मान लीजिए, ऐसे शुरू करता है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। अच्छा ठीक है, अब उसे वापस ए पर आना है, तो 9 में 5 गए यानी कि 4 किलोमीटर, और इधर की तरफ आना है यानी कि पश्चिम में आना है। तो ये क्या हो गया 4 किलोमीटर टू द वेस्ट हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये हो गया 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, 10 गुणा 13 130, ऐसे ही 11 गुणा 17 187। अब यहां देखो यूनिट डिजिट पकड़ लो, आंसर मिल रहा है सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2, 9 एकम 9, इकाई का अंक 9 नहीं है, 9 छिंग 54, इकाई का अंक 4 नहीं है, 3 छिंग 18, तो इकाई का अंक 8 नहीं है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इकाई का अंक देख लो, दहाई तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट से काम हो गया, ए ऑप्शन हो गया आंसर। अगला है एक और नंबर सीरीज, कह रहा है 17, 20, 29, 44, 65 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहां देखो, यहां +3 हुआ, यहां +9 हुआ, यहां देखना 14 में 9 गए तो 5 बचे, 3 में 2 गए तो 1 बचा, +15 हुआ, और यहां देखना 21 हुआ। इन दोनों में डिफरेंस देखो 6 का है, इनमें देखो 6 का है, इनमें देखो 6 का है, तो यहां पर भी 6 का डिफरेंस होगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 27। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 27। तो 7 और 6, तो 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 7 और 2 9, तो यहां जो आंसर बन गया वो 92 बन गया, यहां जो आंसर बन गया वो 92 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कितना हो गया, वो सी ऑप्शन हो गया 92। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, यानी कि इसके पहले जो है वो एक नंबर है, और ठीक बाद में एक और संख्या है, और बाद में जो है वो एक और नंबर है, यानी कि इस तरीके से हो गया नंबर सिंबल नंबर। क्या हो गया, नंबर सिंबल नंबर हो गया। तो अब देख लीजिए नंबर सिंबल नंबर का लॉजिक कितनी जगह बन रहा है। नंबर सिंबल नंबर, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है 4 तो ये हो गए, 5वां ये रहा, 5 हो गए जी, है ना। नंबर सिंबल नंबर चाहिए, आप देखो नंबर सिंबल नंबर,
फिर देखो नंबर सिंबल नंबर, फिर देखो नंबर सिंबल नंबर, फिर देखो नंबर सिंबल नंबर, फिर देखो नंबर नहीं बचा, छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो फिर नंबर सिंबल नंबर। तो 1 2 3 4 5 बचे, कितने बच गए? 5 बच गए, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो गया। कितना हो गया? बी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। ठीक है, कहा जा रहा है उद्दत का विलोम क्या होगा? तो मेरे भाई उद्दत मतलब होता है कि अक्षर टाइप, सौख्य नहीं होता है, विनीत हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं मेरे भाई, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हों, मतलब एक सरल वाक्य हो और बाकी उस पर आश्रित हों, अगर ऐसा केस बनता है तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य माने जाते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर विदुकनम करे विधिनाना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिना कारण के कार्य होना पाया जाए तो वहां पर मेरे भाई विभावना अलंकार माना जाता है, और विभावना का जस्ट उल्टा विशेषोक्ति अलंकार होता है। दो दो मेघ बरसते, पानी तो है पर वो प्यासी की प्यासी है, कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी, इस तरीके से। अगला प्रश्न आते हैं, जिसकी जानकारी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी जानकारी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या माना जाएगा? मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो जिसकी जानकारी ना हो उसे अज्ञ कहा जाता है मेरे दोस्त, जिसकी जानकारी ना हो उसे अज्ञ के नाम से जाना जाता है। नदी दोनों ओर से बह रही है में कौन सा कारक माना जाता है? नदी दोनों ओर से बह रही है मेरे भाई, देखो जहां पर दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर आ जाए, इस प्रकार के अपवाद होते हैं, वहां कर्म कारक माना जाता है। दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, ये अपवाद में काम करते हैं कर्म कारक के। अगला प्रश्न आते हैं, आव का संधि विच्छेद क्या नहीं होगा? तो औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए, औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो आव बनता है। भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है? आव। तो औ के बाद आव आए, बी ऑप्शन में औ नहीं आया है, ओ आया है, तो ये आव का नहीं होगा। अगला प्रश्न, ईदगाह के रचयिता कौन माने जाते हैं? ईदगाह के रचयिता दी गई पंक्तियों में, तो ईदगाह आप सभी ने पढ़ी होगी, चिमटा लेके जाता है हमें अपनी दादी माँ के लिए, सब लोग खेल खिलौने खरीदते हैं, भिश्ती खरीदते हैं, कोई सिपाही खरीदता है, बट वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। प्रेमचंद की रचना है। सम किस रस का स्थायी भाव है? सम। शांत का स्थायी भाव सम माना जाता है। शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद ऑप्शन में नहीं होगा तो सम होगा, सम नहीं होगा तो वैराग होगा, ये तीनों है, तो मेरे भाई ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है, मगर हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाता है? कलेजे पर सांप लौटना, कृषि से जलना, वही तो होता है, दुखी होना नहीं, ईर्ष्या से जल उठना, जलना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, अविराम और अभिराम का अर्थ क्या है? देखो विराम मतलब होता है मेरे भाई रुकना, सबको पता है, रुकना, और अविराम मतलब रुकना नहीं है। रुकना नहीं है तो बिना रुके हो सकता है, लगातार हो सकता है, सुंदर। अभिराम, नयनाभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर, तो सुंदर, ए ऑप्शन सही है। पीतांबर में कौन सा समास माना जाता है मेरे भाई? दिए गए विकल्पों में से पीतांबर में कौन सा समास माना जाता है? पीत है अंबर जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आ जाएगा। कर्मधारय भी माना जाता है। मोहन पत्र पढ़ता है में कौन सा वाच्य है? तो मैंने कहा मोहन पत्र पढ़ता है, राधा पत्र पढ़ती है, सीता खाना खाती है, तो कर्ता बदलने पर अगर क्रिया बदल जाए तो वो कर्तवाच्य माना जाता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, अगर कर्ता को चेंज किया और क्रिया बदल जाती है तो वो कर्तृवाच्य माना जाता है। मेरे दोस्त इस प्रकार की जो ट्रिक है मैं रोज सिखा रहा हूँ शाम 7 बजे हिंदी की प्रैक्टिस में। तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा, तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा, क्या हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है मेरे भाई। मयूर, साप, श्राप, सूर्य। देखो मयूर तो तत्सम है, मोर होता है, सूर्य सूरज हो जाएगा, साप और श्राप, साप, साप तत्सम माना जाता है, श्राप हमारा तद्भव होता है, तो श्राप मेरे भाई तद्भव होता है और साप हमारा तत्सम माना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या माना जाएगा? अनुग्रह, अनुग्रह, देखो ये तो गलत ही लिखा है,
ठीक है, अधिगृहित गलत है, अनुगृहित ए वाला होगा कि ये, तो री ऋषि की मात्रा जिसमें है वो सही माना जाता है, ये गलत होता है, तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 16वें प्रश्न पर। वह कल आएगा वाक्य में कल क्या है? वह कल आएगा, कल आएगा, कल क्या कर रहा है? समय बता रहा है। और समय की बात क्रिया विशेषण में होती है ना, कास्परी, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, ये है समय, तो ये समय की बात हो रही है। कालवाचक, स्थानवाचक, और एक होता है परिमाणवाचक, और एक होता है रीतिवाचक। चलें जी अगला प्रश्न 17वें पे। फुनगी जो शब्द है किस प्रकार का शब्द माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से जो फुनगी शब्द है वो कैसा शब्द है? तो फुनगी एक देशज शब्द माना जाता है। क्या माना जाता है? देशज शब्द। 18वां प्रश्न। पयोधर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पयोधर का पर्यायवाची शब्द क्या माना जाता है? तो देखो ध्यान से, पयोधर हमारा समुद्र का भी माना जाता है और बादल का भी माना जाता है। देखो, आकाश का तो नहीं होगा, कमल का नहीं होगा, बादल और समुद्र दोनों का होता है। अब इस केस में हम क्या करें मेरे भाई? तो एक केस में आप एक चीज याद रखा करो, जिस भी ये ट्रिक कहती है, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था 25 जून में, तब उन्होंने यही किया था और कहा भी था, और यही होता है जब दो आंसर सही हो तो जो चीज पहले है उसको उत्तर लगा दो, तो बादल इसका करेक्ट आंसर मानेगा। आयोग एक बात याद रख लेना। अगला प्रश्न आते हैं, यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इसमें जो यह है वो क्या है? तो मैंने कहा यह घोड़ा। तो अब आप एक बात याद रखना, ये जो घोड़ा है संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। जो यह शब्द है तो ये विशेषण है। सर विशेषण के अलावा भी तो एक चीज है, विशेषण के अलावा ये सर्वनाम भी है। क्या है? सर्वनाम भी है। तो सर्वनाम और विशेषण मिलके बनते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बनते हैं? सार्वनामिक विशेषण। 20 पे आते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? दिए गए विकल्पों में से व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मेरे भाई आप क्या लगाओगे? जल्दी से बोलो। तो आप कह दोगे देखो 2 शब्द होते हैं यहाँ पर। अब आप क्या लगा रहे हो? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु तो होता है जानने की इच्छा रखना, योगी नहीं। मुमुक्षा होता है केवल मोक्ष की इच्छा रखने वाला है तो मुमुक्षु। केवल लिखा होता मोक्ष की इच्छा, केवल यहां पर लिखा होता मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षा लगा देते। क्या लगा देते? मुमुक्षा लगा देते। अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं माना जाता है? वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। तात्कालिक, पूर्ण और संदिग्ध। हेतु हेतु वर्तमान नहीं होता है, हेतु हेतु भविष्य होता है, या हेतु हेतु भूत होता है। 23वां प्रश्न आते हैं, अरे तुम आ गए इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। अरे तुम आ गए इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। अब देखो इसमें 2 विराम चिन्ह देखने को मिल रहे। प्रश्नवाचक तो है नहीं, ऐसे होता है। विस्मयादि बोधक है, ये लगा है, ठीक है। और इसके बाद अल्प विराम ये होता है, नहीं है। पूर्ण विराम ऐसे होता है, नहीं है। ये उद्धरण चिन्ह भी है। उद्धरण ऑप्शन में नहीं है तो फिर विस्मरण लगा देंगे। उद्धरण भी तो मिल रहा है, एकल उद्धरण है ना, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आते हैं, मेला आंचल के लेखक कौन माने जाते हैं? दिए गए विकल्पों में से आप मुझे बताएंगे। और इनको आंचलिक उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे भाई आंचलिक उपन्यासकार मेरे भाई यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, पूरे बाजार में, मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं है जो मेरे दोस्त हम कह सके कि हिंदी की इतनी बेस्ट किताब हो। हिंदी की सबसे बेस्ट एक किताब आ रही है मेरी ही, मेरे दोस्त देख लेना, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी। मैं कहूंगा उस किताब के पैसे मैं आपको वापस करूंगा अगर पेपर में प्रश्न नहीं फंसा तो। ये मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूं। पढ़ना, क्या पढ़ना? ये ट्रिक कहती है, इसी प्रकार की ट्रिक किताब में मिलेंगी। क्या पढ़ना? मैंने आपसे कहा ट्रिक पूछो, क्या पढ़ना? तो आपने कहा पत्र पढ़ना, मतलब किताब पढ़ना। ये सकर्मक क्रिया है। मेरी खुद की किताब आ रही है, बिल्कुल। असंगत शब्द का चयन कीजिएगा। आप ये सोचो, पहले किताब ब्लैक एंड व्हाइट आ रही थी। जब राकेश सर ने उस किताब का कंटेंट देखा तो उनका कहना था कि भाई साहब इस किताब को कलर बनाओ, इतना अच्छा कंटेंट है, ट्रिक है, एकदम फैक्ट टू द पॉइंट, निचोड़। बोले इस किताब को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चाहिए हमें। सर असंगत शब्द देखना है। ओज मतलब होता है वीरता, दम मतलब वीरता, शक्ति, श्वास अलग हो जाएगा।
शक्ति, तुम में कितनी शक्ति है, तुम कितना दम है, ओजस्विता, वीरता, तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। अनुराग बांसुरी किसकी रचना मानी जाती है? अनुराग बांसुरी किसकी है? कहते हैं जब बांसुरी बजती है तो नूर बरसता है। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो नूर बरसता था, यानी नूर मोहम्मद की रचना मानी जाती है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। मतलब इनका कहना था कि छंदों में ना तो वर्णों को गिना जाएगा, ना तो मात्राओं को गिना जाएगा, ये केवल लयबद्ध प्रधान होंगे, इनमें हमें किसी चीज को गिनना नहीं है। लयबद्ध प्रधान होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर उत्तर लगाते हैं। प्रतिबिंब में कौन सा समास माना जाता है? जो ट्रिक मैं सिखाता हूं वही लिखी हुई है किताब में। जिन शब्दों की शुरुआत में यथा आ जाए, जिन शब्दों के शुरू में प्रति आ जाए, यथा, प्रति, हर, भर, नी, वे, अनु, आ, वा, ऐसे शब्द आ जाए वो अव्ययीभाव समास होते हैं। ये सब कुछ किताब में मिलेगा। पद्मावत किसकी रचना मानी जाती है? पद्मावत किसकी रचना? ये सब कुछ किताब में मिलेगा मेरे भाई। मैं खुद कह रहा हूं, अगर प्रश्न नहीं फंसाना तो तुम्हारी किताब मैं खरीद लूंगा। और बताओ जी, ऐसा कंटेंट किसी किताब में नहीं है, थ्योरेटिकल बुक है। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन कराना नहीं है। तुम्हें भगवान राम को उनके गुरु ने कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए थे, सीधा मारो। प्रैक्टिस थोड़ी करवाता है गुरु। गुरु ने तुम्हें विद्याएं दे दी कि ये विद्या हर चीज जगह काम करेगी, वो ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी हर जगह लगेगी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मानी जाती है। कनक का अर्थ धतूरा है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? कनक का एक अर्थ धतूरा माना जाता है, तो दूसरा अर्थ क्या माना जाता है? तो कनक कनकते सौगुनी धतूरा और सोना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? तो एडवोकेट अभियोजन करता, अभियुक्त, अपील करता, अधिवक्ता हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? अधिवक्ता माना जाएगा एडवोकेट। चलो जी, इसको पढ़ो एक बार पैराग्राफ को। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को कैसा देश कहा गया है? सीधा दिखाई दे रहा है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। यहाँ की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि वह कड़ी मेहनत करके देश के लिए अनाज पैदा करता है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा होता है तो पैदावार अच्छी होती है और देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। अतः किसानों की समस्याओं का समाधान करना और कृषि को आधुनिक बनाना अत्यंत आवश्यक है। किसान को अन्नदाता क्यों कहा गया है? बताओ जी। वह दान कर सकता है, वह अमीर है, वह अनाज पैदा करता है, वह गांव में रहता है। तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि वह कड़ी मेहनत करके देश के लिए अनाज पैदावार करता है। तो अच्छी पैदावार कर रहा है। वो क्या कर रहा है? तो हम ये कह सकते हैं, सी ऑप्शन नहीं लगा सकते। वह अनाज पैदा कर रहा है, इसलिए अन्नदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, देश की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? देश की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो लिखा हुआ था अच्छी पैदावार होना चाहिए। अच्छी पैदावार, तो देश की आर्थिक स्थिति, यदि मानसून पैदावार अच्छी होती है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो अच्छी पैदावार और कृषि पर। अगला प्रश्न देखो जी, गद्यांश के अनुसार क्या आवश्यक है? मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर देना है, गद्यांश के अनुसार क्या आवश्यक माना जाता है? जल्दी से बोलो जी। तो गद्यांश के अनुसार क्या आवश्यक है देख लेते हैं। अतः किसानों की समस्याओं का समाधान करना, आधुनिक बताना अत्यंत आवश्यक है। किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन, किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन, समाधान। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? भारतीय कृषि और किसान। मानसून नहीं होगा, गांव नहीं मेरे भाई, भारतीय कृषि और किसान। मेरे भाई ये इनके गद्यांश का शीर्षक होगा। मैं फिर कह रहा हूं 2 से 3 दिन में आपको हिंदी की बुक मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, पहली ऐसी किताब है पूरे भारत की हिंदी की जिसमें 60+ टॉपिक दिए गए हैं। मेरे दोस्त याद रखना, इससे बेहतर आपको किताब मिल नहीं सकती है। आपसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना, यानी कि जब तक भारतीय सेना जो विभाजित नहीं थी, अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया था? भाई तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो सैनिक शहीद हो गए थे उनकी युद्ध स्मृति में जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था इंडिया गेट। 13,000 से ज्यादा सोल्जर्स के तो नाम उस पर मेंशन है। लुटियंस के द्वारा इसका डिजाइन भी बनाया गया था, तो ये इंडिया गेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी? भैया पाल डायनेस्टी का बंगाल और बिहार में जो फर्स्ट किंग था वो कौन था? गोपाल प्रथम या गोपाल फर्स्ट हुआ करता था। ये बड़ा सिंपल सा और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी। तो अगर आपसे मगध की पूछे, मगध मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से, राजगृह से पाटलिपुत्र है ना, तो इसको राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? तो भैया अजात शत्रु को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। किसको जानते होंगे? अजात शत्रु को आप सब लोग जानते होंगे। उसी का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था उदयन। उदयन, इसी को उदयभद्र भी कहा गया है। उदयभद्र जो हरियंक का वंश था, जिसको पितरंता वंश भी कहते हैं, तो इसी का जो बेटा था उदयन या उदयभद्र, उसी के द्वारा इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। तो ये अजात शत्रु का बेटा भी हो सकता है, या फिर उदयन देकर के ऐसा भी कह देगा कि उदयन जिसने के राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था राजधानी को, मगध की को, वो किसका बेटा था? तो भैया अजात शत्रु का। नेक्स्ट है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज ब्रिटिश 7/29 भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रहे थे? तो ये कार्यवाही भैया पता है कहां पर कर रहे थे? इम्फाल कोहिमा वाला रीजन था। हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते ही हैं। जब महात्मा गांधी जी रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, उस समय गांधी जी कहाँ जा रहे थे? देखिए, गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री करके भारत आए थे, तो उन्हें काम की तलाश थी। तो उन्हीं का एक मित्र जो कि साउथ अफ्रीका में था, उसी ने गांधी जी को बुलाया था। और जब गांधी जी यहाँ से गए थे, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में दरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और उसके लिए ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका में काले लोगों को अलाउड नहीं था एसी में ट्रेवल करना। एसी में फर्स्ट क्लास में सिर्फ ब्रिटिश या गोरे लोग ही जा सकते थे। तो जब गांधी जी को देखा गया, तो यहाँ पर बीच में ही पुलिस वालों के द्वारा एक मैरिजबर्ग स्टेशन पड़ता है, उसी मैरिजबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और इस घटना ने गांधी जी को, यानी कि महात्मा गांधी बनाया, या गांधी जी को गांधी बनाने वाली घटना कौन सी थी? वो मैरिजबर्ग इंसिडेंट थी। और यहीं से गांधी जी की लाइफ चेंज हुई। तो ये मैरिजबर्ग इंसिडेंट था। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? तो ये दरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे एसी के फर्स्ट डब्बे में, लेकिन गांधी जी को बाहर मैरिजबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो भैया कमिटी ऑन फेडरल पावर्स, फेडरल का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन की पावर्स पे तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यही गलत हो जाएगा। कमिटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद थे। एडॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद थे। कमिटी ऑन फाइनेंस एंड स्टाफ, राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष भी। अगला कह रहा है आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा, तो दिल्ली में विधानसभा का गठन, भैया इसके लिए तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में, जिसके तहत जो दिल्ली है इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया और यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया 69th अमेंडमेंट एक्ट से, और यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 69th। अगला कह रहा है आपसे, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? तो हर 2 साल में, इन एवरी 2 ईयर्स, यानी कि हर 2 साल में भैया 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो 1/3 2 साल में, 1/3 2 साल में, 1/3 2 साल में, ऐसे करके 6 साल में पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार पूछता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इस सदस्यों का जो टेन्यूर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष तक का। ठीक है, मैक्सिमम सीटें राज्यसभा में कितनी है? 250 हैं। तो 6 वर्ष तक का इनका टेन्यूर होता है। 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, 1/4 नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 नहीं। अगला कह रहा है आपसे, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के तहत की जाती है। भाई देखो, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोगों का सदन लोकसभा है। भारत में डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, इसी मेजोरिटी पार्टी के एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी हो सकता है, लेकिन कौन सी पार्टी से बिलोंग करेगा? जो लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी होगी। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है, तो ये बीजेपी का व्यक्ति होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके कहने पे फिर बाकी मंत्रिमंडल को नियुक्त कर दिया जाता है, जितने भी मिनिस्टर बनाते हैं उन सबको भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन बताता कौन है, सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल नंबर 75 में। तो 79 तो होना ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 79 किससे संबंधित है?
ये तो संसद के गठन से संबंधित है, होना ही नहीं है। आर्टिकल 70 तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठेगा, ये डिसीजन संसद लेगी, ये लिखा है आर्टिकल 70 में। 85 में तो सदनों सेशंस के बारे में लिखा है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र, ये तो होना ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद नंबर 75। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। तो कई बार क्या होता है, राज्य जैसे राष्ट्र लोकसभा राज्यसभा से जब बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास आता है, वैसे ही विधानसभा विधान परिषद से जब राज्य में बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास आता है। तो गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है, ये बात आर्टिकल नंबर 200 में दी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भैया कितना है, तो देखेंगे तो ये प्राइम मेरिडियन होता है जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन है। हमारा इंडिया यहाँ पर पड़ता है, तो इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है, इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है मेरे भाई, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट गुजरती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखिए, ये भैया कितनी आगे है, मतलब तो ये 5 घंटा 5 आवर्स 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से प्लस है इस साइड में जाते जाते, तो 5 घंटे 5.5 घंटे हमारा, जब हमारे यहाँ सूरज निकल जाता है उसके 5.5 घंटे बाद सूरज निकलता है लंदन में, है ना, ग्रीनिच लाइन जिसको बोलते हैं। आपसे कह रहा है भांगर, खादर और भांगर ये किस प्रकार की मिट्टी होती है मेरे भाई, जो खादर मिट्टी होती है, खादर वो क्या है, नई एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियम सॉइल जो होती है वो खादर होती है। और जो भांगर की बात कर रहे हो, भांगर का मतलब क्या होता है, ओल्डर एलुवियम सॉइल जो होती है उसी को भांगर कहते हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, एलुवियल सॉइल से संबंधित है मेरे भाई, ये किससे, एलुवियल सॉइल से। अरे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप देखते चलिए। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में, पंजाब के मैदानों में, पंजाब, आब मतलब दो आब, दो आब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का समूह। जैसे एक नदी है बह रही है, एक नदी है, दो नदियों के बीच में क्या होता है, दो आब होता है। जहां पर 5 नदियां हैं वो क्या, पंज आब, आब मतलब नदियों के बीच का समूह, तो नदियों के बीच का एरिया, तो दो आब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया, पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच का एरिया। तो पंजाब ये तो दो आब के लिए, दो आब मतलब नदियों के बीच का, तो दो आबों के लिए फेमस है, कई सारे दो आब, यहाँ पर 5 दो आब दिखते हैं, तो इसलिए पंजाब बनता है। रबी क्रॉप्स कब होती हैं भैया, रबी क्रॉप्स तो आपका स्प्रिंग सीजन में होती हैं। और स्प्रिंग सीजन कब होता है, मार्च के बाद वाला, तो मार्च से जून का, या मार्च से अप्रैल मई का वाला जो सीजन होता है उसकी बात कर रहा है, मार्च अप्रैल मई जून वाला। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में चलाई गई थी 20 जून 2020 को, इसको 20 जून 2020 को चलाया गया था, जिसके तहत 50,000 रुपए की तो भाई फंडिंग, 50,000 करोड़ रुपए की तो फंडिंग ही थी, और इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाना था, 125 दिन का रोजगार मिनिमम दिया जाना था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का नाम क्या था, इसको बोलते थे श्रम शक्ति मेरे भाई। इस रिपोर्ट का नाम क्या था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसको बोलते थे मेरे भाई श्रम शक्ति। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है, यीस्ट का उपयोग करते हैं इसमें, तो है ना, यीस्ट का उपयोग करते हैं, तो छोटा सा है पता ही है आपको। विच सेक्टर वर्क टुगेदर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर साथ मिलकर के काम करता है प्राइवेट सेक्टर के, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो सरकारी और सहकारी नहीं, विदेशी और निजी नहीं, सरकारी और निजी, बिल्कुल सही का यही होगा। अच्छा, यहाँ पर यहाँ फॉरेन गलत हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे भाई, इसकी जगह पर आप लिख लेना गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट सेक्टर, और हिंदी में तो सही है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स, ना तो सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है ना प्राइवेट के हाथ में, दोनों के हाथ में, तो वो मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। प्रश्न संख्या 19 आपसे कह रहा है कि हु इज द बाराबंकी गर्ल, अच्छा बाराबंकी गर्ल ये तो काफी फेमस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर बाल पुरस्कार इसको मिला था, और जब पुरस्कार मिला था तो इसने कहा था कि ये साइंटिस्ट बनना चाहती है आगे चल करके, इसका नाम था बाराबंकी से बची थी पूजा पाल। 2025 में कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन के भारत का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला राज्य बन चुका है, घरेलू पर्यटन में भाई साहब लगभग
125 करोड़ के आसपास लोग घूमे, तो आंसर कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला जो राज्य है वो है भैया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 जो भी हाल ही में हमारा एग्जाम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ना, ये वहीं पर बनाया गया है जहां पर हमें ओखला पक्षी विहार देखने को मिलता है। कौन सा? ओखला पक्षी विहार। अगर मैं ओखला पक्षी विहार को लेकर बात करूं तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो है गौतम बुद्ध नगर, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है, और दूसरा हमारे पास है गाजियाबाद। कौन सा है? GZB यानी गाजियाबाद है। यहां पर और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लखनऊ को लेकर बात करें, यहां पर एक चारबाग रेलवे स्टेशन है। कौन सा? चारबाग रेलवे स्टेशन। अगर मैं चारबाग रेलवे स्टेशन को लेकर बात करूं तो चारबाग रेलवे स्टेशन ने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। 100 ईयर हाल ही में चारबाग रेलवे स्टेशन के द्वारा पूरे किए गए हैं। वाराणसी को लेकर मैं बात करूं तो वाराणसी हमारे पास रेशमी साड़ी के लिए जाना जाता है। वाराणसी किसके लिए? रेशमी साड़ी के लिए जाना जाता है हमारे पास वाराणसी। इसके अलावा यहीं पर एक सारनाथ स्थल है, और सारनाथ वही स्थल है जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और यहीं पर एक अशोक का स्तंभ लेख भी पाया गया है जहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। इसके अलावा मैं किसको लेकर बात करूं? वाराणसी को लेकर यहीं पर काशी विश्वनाथ हमें देखने को मिलते हैं। काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ जो है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है हमारे पास काशी विश्वनाथ। इसके अलावा मैं वाराणसी को लेकर बात करूं तो वाराणसी जो है ये वरुणा और 80 नदियों के बीच में घिरा हुआ है। वरुणा व 80 नदियों के बीच में हमारे पास वाराणसी घिरा हुआ है। यहीं पर किसका जन्म हुआ था? इसी वाराणसी में हमारे पास लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। किसका? लक्ष्मीबाई का जन्म भी इसी वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म भी कहां पर हुआ था? वाराणसी में ही हुआ था, याद रखेंगे। ये लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका जो है ये लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था, इसीलिए इनके नाम पर यहां पर एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, है ना। मणिकर्णिका घाट देखने को मिलता है। कानपुर को लेकर मैं बात करूं, कानपुर का एक क्षेत्र आता है बिठूर। कौन सा था? बिठूर। बिठूर यही वही क्षेत्र है जहां पर रामायण की रचना हुई थी। किसकी? रामायण की रचना हुई थी, ये वही बिठूर क्षेत्र है। रामायण की रचना जहां पर की गई थी ये वही बिठूर क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा, गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की प्रतिमा कहां पर लगाई गई? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? विपिन रावत थे। कौन थे? विपिन रावत थे, जिनकी हवाई दुर्घटना में हत्या हो गई, मतलब डेथ हो गई थी। अगर मैं बात करूं कहां पर बनाई गई है तो गोरखपुर में बनाई गई है। यही गोरखपुर है जो कि हमारे पास टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा, इसका गोरखपुर है जो बेड शीट के लिए फेमस है। बेड शीट के लिए फेमस है। इसके अलावा यही गोरखपुर है जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। यहीं पर क्या खोला जा रहा है? यहीं पर आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है यूपी में। आयुष विश्वविद्यालय यहां पर यूपी में खोला जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, आपके बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहीं पर गोरखनाथ मंदिर भी है। क्या है? गोरखनाथ मंदिर हमें यहीं पर देखने को मिलता है। कहां पर? गोरखपुर में। कौन सा? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में देखने को मिलता है। अगर नोएडा को लेकर बात करूं तो मैं गौतम बुद्ध नगर, जीवी नगर का हेडक्वार्टर क्या है? तो जीवी नगर का हेडक्वार्टर हमें क्या देखने को मिलता है? नोएडा देखने को मिलता है। क्लियर है? जैसे सोनभद्र के हेडक्वार्टर को लेकर मैं बात करूं, सोनभद्र का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो वो रॉबर्ट्सगंज है। कौन सा है? रॉबर्ट्सगंज जो है हमारे पास सोनभद्र का हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, संत कबीर नगर का कौन सा है? संत कबीर नगर का, तो संत कबीर नगर का हमारे पास है खलीलाबाद। कौन सा? खलीलाबाद है। खलीलाबाद है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं अमेठी का कौन सा है? अमेठी का, तो अमेठी का गौरीगंज है। कौन सा? गौरीगंज है अमेठी का। अमेठी का कौन सा? गौरीगंज है ना। अगर मैं बात करूं जालौन को लेकर, जालौन का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो जालौन का हमारे पास उरई देखने को मिलता है। कौन सा? उरई जो है वो जालौन का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? गोरखपुर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बाकी के फैक्ट भी आप अपने पास रखिएगा जो आपको ये काम करेंगे। जैसे लखनऊ में हमें इमामबाड़ा देखने को मिलता है, इमामबाड़ा, और ये जो इमामबाड़ा है इसका निर्माण कराया था आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला के द्वारा निर्माण कराया गया था किसका? इमामबाड़े का। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट वो होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको एग्जाम में करके जाने चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? अगर मैं गंगा नदी को लेकर बात करूं तो एग्जिट कहां से करती है? एग्जिट करती है हमारे पास कहां से? बलिया से एग्जिट करती है। कहां से? बलिया से एग्जिट करती है। अगर मैं बात करूं कितने जिलों से होकर बहती है, तो जिले हमारे पास है 28 जिलों से होकर बहती है। अगर मैं आपसे बात करने लगूं गंगा को लेकर, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लगभग इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है।
राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है किसको? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। तो कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। इसी बिजनौर में रामगंगा डैम है, रामगंगा डैम है, रामगंगा डैम। रामगंगा डैम यूपी का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। और भी बात है, जी हां, इसी बिजनौर से रामगंगा नदी प्रवेश करती है, रामगंगा नदी प्रवेश करती है इसी बिजनौर से। मुझे बताओ यमुना कहां से प्रवेश करती है? तो यमुना को लेकर कभी आए तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहां से? सहारनपुर से प्रवेश करती है हमारे पास यमुना रिवर। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में सारे के सारे फैक्टों को अपने दिमाग में रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिजनौर। यहां पर एक वर्ड आया सहारनपुर। क्या फैक्ट है सहारनपुर को लेकर? सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है, लकड़ी पर नक्काशी। कौन सा जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है। सहारनपुर को लेकर मैं बात करूं, यहां पर शाकंभरी देवी मंदिर है, शाकंभरी देवी मंदिर हमें यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? शाकंभरी देवी मंदिर हमें यहीं पर देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एकदम से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम की गई? सूर सरोवर, सांडी। सांडी कहां पर है? हरदोई में है, हरदोई में है सांडी, ठीक है। समन कहां पर है? समन है मैनपुरी में, मैनपुरी में है। सूर सरोवर कहां पर है? आगरा में है, आगरा में है, ठीक है। सूर सरोवर कहां पर? आगरा में है। नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में है, उन्नाव में है। इसी को चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये यूपी का क्या है? ये यूपी का पहला पक्षी विहार भी है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद या फिर नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है, जो कि उन्नाव में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? अगर मैं उत्तर प्रदेश को लेकर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, बिहार, बिहार, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, एमपी, राजस्थान और हरियाणा। ये 8 ऐसे हमारे पास स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। इन सभी में से मैं बात करूं, इन सभी में से सबसे ज्यादा जो लगती है, इन सभी में से सबसे ज्यादा एमपी के साथ सबसे ज्यादा लगती है। 11 जिले बाउंड्री बनाते हैं एमपी के साथ। जबकि मैं सबसे कम को लेकर बात करूं, हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला सहारनपुर बाउंड्री बनाता है, केवल सहारनपुर। अगर मैं बात करूं, हमारे पास ऐसा हमारे पास एक जिला है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र है। तो आंसर होगा सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है ना, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ। खुसरो शाह का मकबरा कहां पर है? खुसरो शाह का मकबरा वहीं पर है जहां पर अक्षवट है। कहां पर है? जहां पर अक्षवट है। ये वहीं पर है हमारे पास जहां पर कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला। ये वहीं पर है जहां पर माघ मेला लगता है, जहां पर माघ मेला लगता है। क्या लगता है? जहां पर माघ मेला लगता है, ये वहीं पर है। ये वहीं पर है जहां पर वाटर स्पोर्ट महोत्सव मनाया जाता है, वाटर स्पोर्ट महोत्सव मनाया जाता है, वहीं पर है, ठीक है। ये वहीं पर है जो कि हमारे पास अमरूद के लिए फेमस है। किसके लिए? अमरूद के लिए फेमस है, वहीं पर है, अमरूद के लिए। कौन सा जिला मैं बात कर रहा हूं? ये सारी की सारी बातें हो रही है प्रयागराज को लेकर। जैसे मैं बात करूं लखनऊ को लेकर, लखनऊ किसके लिए फेमस है? चिकनकारी के लिए। चिकनकारी होता है कपड़े पर कढ़ाई करना। चिकनकारी के अलावा ये फेमस है दवाओं के लिए, दवाओं के अलावा ये फेमस है आम के लिए, ठीक है ना, आम के लिए, ठीक है। और आम के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? मलिहाबाद। मलिहाबाद जो है हमारे पास, ये किसके लिए जाना जाता है? आमों के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का मलिहाबाद। अगर मैं बात करूं झांसी को लेकर, झांसी भी दवाओं के लिए फेमस है। झांसी किसके लिए? दवाओं के लिए फेमस है झांसी। यहां पर एक महोत्सव भी मनाया जाता है झांसी में, दवाओं से रिलेटेड ही महोत्सव मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर? आगरा को लेकर, तो आगरा पेठे के लिए फेमस है। पेठे के साथ साथ ये हमारे पास चमड़े के लिए फेमस है, चमड़े के लिए। यहां पर बटेश्वर मेला लगता है, बटेश्वर। यहां पर कैलाश महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? कैलाश महोत्सव यहां पर मनाया जाता है। कहां पर? आगरा में। क्लियर है। यहां पर राम बारात निकाली जाती है। कौन सी? राम बारात, राम बारात यहां पर निकाली जाती है। इसके अलावा यहां पर ताजमहल है। यहां पर क्या है? यहां पर ताजमहल है। कहां पर? आगरा में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसी आगरा में हमें, आगरा के सिकंदरा में ही हमें क्या देखने को मिलता है? इसी आगरा के सिकंदरा में हमें अकबर का मकबरा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अकबर का मकबरा देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं किसको लेकर है हमारे पास? तो अपने सारे के सारे फैक्ट मेरे भाई ये आगरा को लेकर थे। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें आपके सामने परोस दी। ये ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज।
ओबरा परियोजना किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ओबरा परियोजना रिहंद नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जिसे उत्तर प्रदेश की एनर्जी कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर होगा हमारे पास ये है सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में है। जैसे माता टीला डैम कहां पर है? माता टीला डैम। तो अगर माता टीला डैम को लेकर मैं बात करूं, ये कहां पर देखने को मिलता है? ललितपुर में, है ना, माता टीला डैम देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर पाई जाती है? देखो, अनुसूचित जाति पूछा है, यानी एससी पूछा है। एससी 2 पॉइंट आएंगे, एससी और एसटी। एसटी सर्वाधिक जो है ना वो सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी है, जबकि एससी जो है ना सर्वाधिक वो सीतापुर में है। कहां पर है? सीतापुर में है। अब आपसे पूछ ले सबसे कम एससी और एसटी कहां पर है, तो दोनों का आंसर होगा हमारे पास बागपत। सबसे कम एससी और एसटी जो है वो बागपत में देखने को मिलती है। कहां पर? बागपत में देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक की चीजें? हाँ या ना? चलेगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा कौन सा? सीतापुर। यहां पर एक चीज आ रही है, कौशाम्बी, जैन और बौद्ध धर्म के लिए फेमस स्थल यूपी का। जैन प्लस बौद्ध धर्म के लिए यूपी का फेमस स्थल कौन सा हमारे पास? वो है कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी है। ठीक है ना? और कौशाम्बी किसकी कैपिटल हुआ करती थी? वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी हुआ करती थी। किसकी? वत्स महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं? ये वही जनजाति है जो किरात वंश से बिलोंग करती है। किससे? किरात वंश से बिलोंग करती है। ठीक है ना? यहां पर खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है, इनके द्वारा खिचड़ी डांस किया जाता है। ठीक है? ये जाड़ पीते हैं, जाड़ मतलब एक ड्रिंक, जाड़ पीते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा ये दिन के भोजन को मिजनी और शाम की भोजन को बैरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरी कहते हैं। और ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है यूपी का। सबसे बड़ा जनजाति समूह है यूपी का। तो कौन सा सबसे बड़ा जनजाति समूह है यूपी का? तो अपने सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है यूपी का वो है थारू। कौन सा? थारू है। ये कहां पर निवास करते हैं? तो तराई क्षेत्र, यूपी के तराई क्षेत्र में जो है वो थारू जनजातियां निवास करती हैं। आप इतना याद रखेंगे, कहां पर? यूपी के तराई क्षेत्र में थारू जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार किसे दिया गया? एबल पुरस्कार इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। यह हाल ही में मसाकी काशीवारा को दिया गया, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। तो आंसर होगा हमारे पास मसाकी काशीवारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जगने के चक्र को पूरा करता है? यह निकलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ये, अगर आप देखोगे कि आपको धूप में बहुत कम नींद आती है, अंधेरा हो जाए तो बहुत नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेलाटोनिन निकलता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है मेलाटोनिन, है ना? और ये हमारे सोने के चक्र को करता है। जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का हार्मोन दिया जाता है। ठीक है ना? याद रखोगे? चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत का ऊतक है? तो सबसे बड़ा दंत का ऊतक हमारे पास का डेंटाइन। सबसे बड़ा दंत ऊतक कौन सा? डेंटाइन। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता क्या है? वो कहता है अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना? तो इस कंडीशन को, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, ये जड़त्व है मेरा। जड़त्व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। जैसे किसी 100 किलो की वस्तु को ढकेलने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा है, और 50 ग्राम की वस्तु को ढकेलने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका जड़त्व कम है। तो पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, है ना? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य किस रूप में जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। NaOH इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है NaOH को, है ना? जैसे KOH आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहा जाता है। अगला, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कौन से 2 देश कर रहे हैं? तो वही 2 देश कर रहे हैं जिनके बीच पाक स्टेट है। पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करती है और तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, यानी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो इन्हीं देशों के बीच हमें पाक स्टेट भी देखने को मिलती है। इंडिया और श्रीलंका जो है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर आई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो कहां पर आई थी? वो इंग्लैंड में आई थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर आई थी? हमारे पास इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन जो अभी आपका 1 तारीख को मॉक टेस्ट हुआ है यूपी कांस्टेबल को लेकर। धन्यवाद।